नमस्कार. फेसबुकवरती आपण तिसऱ्या वेळेस भेटत आहोत. आपण आता बघितलं असेल मी मास्क काढलेला आहे, पण मी एकटा असल्यामुळेच फक्त मास्क काढून ठेवलेला आहे. कृपया सर्वांनी कुणाच्याही कॉन्टॅक्टमध्ये येताना किंवा घराच्या बाहेर जाताना मास्क डेफिनेटली वापरलं पाहिजे. आज मी दोन्ही भाषेमधून बोलणार आहे, मराठी आणि हिंदी. दोनों भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आई है कि आप हिंदी में बात करेंगे तो ज़्यादा लोग हम समझ पाएंगे. और ये महामारी सिर्फ नागपुर महाराष्ट्र में नहीं है, भारत वर्षा और सारे जगत में है, इसलिए सारे संसार में है, इसलिए दोनों भाषाओं में मैं बात करूँगा. हम पहले दो जब फेसबुक लाइव हुई थी उसमें हमने पहले फेसबुक लाइव में ये बताया गया था कि ये कोरोना क्या है, कैसे फैलता है और हमने क्या क्या करना चाहिए और प्रशासन ने क्या क्या कार्रवाई की है. दूसरा फेसबुक लाइव जब हुआ था उस टाइम हमने ये बात की थी कि कोरोना की चेन को कैसा ब्रेक किया जाए, और उस पर बात हमने बता दी थी कि उसके तरीके क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है और लोगों ने क्या करना चाहिए और लोग क्या कर रहे हैं. आज हम बात करेंगे आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट. आगे क्या का मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, आगे प्रशासन क्या करेगा, लोग क्या करेंगे, समाज के विभिन्न अंग क्या करेंगे, जो एक्टिविटी है उस बारे में क्या सोचेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे. ये बात को चालू करने से पहले अब तक की नागपुर में क्या हुआ, कैसा हुआ, ये थोड़ी ही 1-2-5 मिनट में आपको बता दूं कि नागपुर में पहली केस कोरोना की 11 मार्च को आई और आज जब आपके साथ बात कर रहा हूँ तब तक 474 केसेस अब तक क्यूमुलेटिव नागपुर में हैं. इसमें से सिर्फ अभी एक्टिव केसेस जो है 118 है और डेथ अब तक 10 हुई है. कल ही यहाँ पे लगभग 44 केसेस नए आए हैं, नया एक हॉटस्पॉट बना है. हमने यहाँ पे 11 मार्च से जो केसेस आई उसे सीख लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है और यहाँ की ज़रूरत जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो गाइडलाइंस है और लोकल लेवल पे जो इनिशिएटिव लेना चाहिए ये महामारी को टैकल करने के लिए, कम से कम केसेस बढ़ने के लिए और डेथ नहीं हो, अगर हुई तो कम से कम हो, इस हिसाब से हमने कोशिशें जारी रखी एज़ पर द गाइडलाइंस. और यहाँ जो भी ज़रूरी कदम उठाने के लिए आवश्यक हो उस हिसाब से हमने कदम उठाए और काम करते गए. इसमें से पहले 4 केसेस 3 फॉरेन ट्रैवल रिटर्न थे और उनकी एक फैमिली पॉजिटिव आई थी. तो 11 से लेकर 25 मार्च तक ये 4 केसेस थे और उस टाइम होम क्वारंटाइन एक नॉर्म था. लेकिन इस बीच में हमने ये पाया कि होम क्वारंटाइन पूरी तरह से उसका पालन नहीं हो रहा है. इसलिए 25 तारीख को जब 5वीं केस आई जो यहाँ से जाके दिल्ली होके आई थी, तो वो केस के बाद में हमने निर्णय किया कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स होंगे उनको कंपल्सरीली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि होम क्वारंटाइन का पालन न होने से इसके बढ़ने का, इसका फैलाव ज़्यादा होने का ज़्यादा चांस है. इसलिए उस टाइम से हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे ज़्यादा ध्यान दिया और वहाँ से हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन चालू किया. जैसे ही 5वीं केस आई, ये कोमॉर्बिड केस थी, तो उससे पहले हमने चालू किया था कि यहाँ का जो डोर टू डोर सर्वे लगभग 500 टीम के माध्यम से हम कर रहे थे. लेकिन उसमें सिर्फ फीवर है क्या, ड्राई कफ है क्या और उसके साथ कोई ब्रेथलेस नहीं, मतलब कोविड लाइक सिम्टम्स है क्या, ये पूछ रहे थे. लेकिन जैसे ही 5वीं केस आई तो हमने ये सोचा कि सिर्फ कोविड लाइक सिम्टम्स का डिटेल्स न लेते हुए एक नया फॉर्मेट बनाया, ट्रेनिंग दी और हमने तय किया कि इसके साथ कोमॉर्बिड पेशेंट्स पीपल जो भी रहेंगे उनका पूरा डेटा हम कलेक्ट करेंगे. तो हमने फॉर्मेट में सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, किसको हाइपरटेंशन है, कितनों डायबिटीज़ है, हार्ट की डिजीज़ किसको है, टीबी किसको है, ऐसी जो बीमारी है कोमॉर्बिड की वो भी लोगों को आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया. इनकी इन्फॉर्मेशन आती गई, उसका डेटा एनालिसिस होते गया और उस पर भी हमने काम चालू किया.
तो अब तक 24 लाख से ज़्यादा डोर टू डोर सर्वे किया गया है। उसमें से 2,16,000 से ज़्यादा लोग सीनियर सिटीजन्स है, लगभग 98,000 लोगों को बीपी की बीमारी है, डायबिटिक लगभग 70,000 लोगों को है, टीबी लगभग 2,400 लोगों को है। ये हमने पाया, लेकिन ये सिर्फ मालूमात लेके उसको वहीं पे हमने स्टॉप नहीं किया, उसके साथ उनके ऊपर फॉलोअप भी चालू किया और उसमें से कुछ लोगों का स्वैब लेना भी हमने चालू किया। तो ये एक इनोवेटिव मेजर्स हमने लिया, ये प्रोएक्टिव मेजर्स लिया, जिसकी वजह से जो हाई रिस्क पीपल हमने आइडेंटिफाई किए और जिसको सिम्टम थे उनको स्वैब भी लेके उनका टेस्ट भी कराया, जो पॉजिटिव आए उनको ट्रीट किया, जो नेगेटिव थे उनको एडवाइस किया और नॉर्मल रूटीन उनकी जो बीमारी है उसके ट्रीटमेंट चालू रखे। ये इसके साथ ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली टेस्टिंग और अर्ली आइसोलेशन, जैसे ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग, ये अग्रेसिवली हुआ। इसलिए हमारे यहाँ जो केसेस है क्रिटिकल हुए नहीं। अब तक के 474 केसेस में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही वेंटिलेटर पर गए हैं और सिर्फ लगभग 6-7% सिम्टम्स आए, बाकी असिम्टोमेटिक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम उनका इलाज ऑब्जर्वेशन ठीक तरह से मेडिकल कॉलेज की तरह से करते हैं, इसलिए डेथ रेट यहाँ पे कम हुई है। वैसे ही अर्ली आइसोलेशन की वजह से जो साइकिल है, कोरोना वायरस की जो साइकिल है, उसका जो फैलाव है हम रोकने में बहुत हद तक कामयाब हुए, कंटेन करने में कामयाब हो रहे हैं। इसी की वजह से जहाँ हमें कॉपरेशन नहीं मिल रहा था, पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, वहाँ पे हमने मास क्वारंटाइन करने का डिसीजन लिया और अभी तक 3 हॉटस्पॉट हुए हैं, सतरंजीपुरा, मोमिनपुरा, गड्डी गोदाम। या 3 मिला के लगभग 4,500 लोगों को हमने क्वारंटाइन किया, उनके स्वैब लिए, उनको टेस्ट किया गया और जब नेगेटिव आए तब उनको घर भेजा गया। इसकी वजह से यहाँ का जो नंबर है, सतरंजीपुरा से लगभग 119 के लगभग पॉजिटिव है, मोमिनपुरा से लगभग 250 के आसपास पॉजिटिव है, गड्डी गोदाम से लगभग 30 पॉजिटिव है और चौथा हॉटस्पॉट जो बनने जा रहा है कल से जो हुआ है नाइक तालाब, वहाँ से अब तक लगभग 20 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि महामारी को आप समझ ले। महामारी को कैसे समझ ले, इसमें एक कंसेप्ट होता है सुपर स्प्रेडर्स, स्प्रेडर्स और पॉजिटिव पर्सन्स। सुपर स्प्रेडर यह है कि जो आदमी 10 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है उसको सुपर स्प्रेडर बोलते हैं। स्प्रेडर जिसको बोलते हैं जो आदमी 5 से ज़्यादा लोगों को 5 से 10 के बीच में करता है उसको स्प्रेडर बोलते हैं और जो पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं। नागपुर में अब तक सिर्फ 6 सुपर स्प्रेडर्स आए हैं और 8 स्प्रेडर्स है। इसका यह है 6 और 8 ऐसे 14 लोगों ने अब तक 474 लोगों को पॉजिटिव किया है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉजिटिव आदमी सुपर स्प्रेडर या स्प्रेडर बन सकता है अगर हमने सावधानी बरती नहीं तो। इसीलिए इमीडिएट आइसोलेशन, क्वारंटाइन और ट्रीटमेंट जरूरी है। वो लोगों में न रहे, अन्य लोगों के संपर्क में न आए और अगर पॉजिटिव आया तो ट्रीटमेंट करे, इसलिए जरूरी है। और उसके साथ भी जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उन्होंने ये सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क यूज़ करना जरूरी है, कि हमें ये पता नहीं है सामने वाला पॉजिटिव है या नहीं है। जस्ट इसका एक एग्जाम्पल हमें देखना चाहिए। तो एक ऐसा केस है, ये एक केस से आप अगर देख सकते हो तो ये 158 लोगों को पूरी तरह से इन्होंने इन्फेक्ट किया है। एक केस ऐसा है। ऐसे मैंने जो बताया ये सिर्फ एक नंबर है, ये किसी का नाम नहीं है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नागपुर के एक जो आदमी पॉजिटिव हुआ उसने 158 लोगों को पॉजिटिव किया, एक ऐसा केस है जो इसको सुपर स्प्रेडर हम बोल रहे हैं। दूसरा अगर हम देखा जाए, दूसरा ये एक केस है जिसने अब तक 118 लोगों को इन्फेक्ट किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक आदमी सैकड़ों लोगों को पॉजिटिव कर सकता है। जैसा WHO ने बताया कि कम से कम एक पॉजिटिव और डेथ अगर हुआ तो 800 से 1000 लोगों तक उसका इन्फेक्शन पहुंच सकता है, क्योंकि जब डेथ होती है तो वायरस का लोड बहुत ज़्यादा होता है, उसको हाई लोडेड होता है और उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो चुका होता है।
इसलिए इसको रोकना जरूरी है। सुपर स्प्रेडर्स और स्प्रेडर्स को रोकना जरूरी है। आदमी को रोकना नहीं, हमें वायरस को रोकना है। इसीलिए जिसके पास पॉजिटिव केस है वो पहले आइसोलेट हो, उसको ट्रीटमेंट किया जाए, उसके संपर्क में जो भी आए वो बता दे और उस हिसाब से आगे जाए। इसलिए आज का सिचुएशन नागपुर सिटी का ये है, हमारे जो 10 जोन है एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, उसमें से 9 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन पूरे रेड है, एक ही सिर्फ ग्रीन में है। वो भी रेड था, वो स्टार्टिंग में जो इंटरनेशनल ट्रैवलर के केसेस थे, लेकिन उनको पूरा तरह से ग्रीन हो चुका है। लेकिन बाकी 9 जोन में पूरी तरह से अभी रेड है। अब तक हमारे यहाँ कंटेनमेंट जोन 37 है, उसमें से 11 कंटेनमेंट जोन डी कंटेन किए गए हैं, 26 कंटेनमेंट जोन है। उसमें से एक्टिव और पैसिव ऐसे 2 तरीके होते हैं। एक्टिव ऐसा होता है कि पहले 14 दिन एक्टिवली केस फाइंडिंग होता है, हमारी टीम जाती है डोर टू डोर, और वो डोर टू डोर टीम हर एक घर पे जाके उनका पूरा तरह से हेल्थ चेकअप होता है, और उसमें कोई पॉजिटिव केसेस है, सिम्टोमेटिक है, तो उनको बाहर निकाल के उनका ट्रीट किया जाता है। और दूसरे 14 केसेस से पैसिव है, यहाँ एक्टिव सर्वेलेंस नहीं होता है लेकिन ऑब्जर्वेशन में रहता है। इसका रीजन ये है कि कोई भी आदमी 95% लोग 2 से 14 दिन के बीच में पॉजिटिव आ सकते हैं, सिम्टमिक हो सकते हैं। 2.5% लोग 0 to 2 दिन के बीच में सिम्टमिक या पॉजिटिव हो सकते हैं, और रिमेनिंग 2.5% लोग जो है 14 दिन से 28 दिन के बीच में पॉजिटिव या सिम्टमेटिक हो सकते हैं। इसलिए 28 दिन ये कंटेनमेंट जोन होता है। बहुत से लोगों ने ये बताया कि हमारे 14 दिन नहीं है तो हमें क्यों रोक रहे हो, कंटेनमेंट जोन है, ये आर्बिट्ररी है। ये बिल्कुल आर्बिट्ररी नहीं है। इसके पीछे मेडिकल रीजन है। ये गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री की है। मेडिकल रीजन अपने मैंने अभी जो बताया कि 28 दिन तक, 14 दिन से लेके 2.5% लोग पॉजिटिव आ सकते हैं, सिम्टोमेटिक हो सकते हैं, इसलिए 28 दिन का है। और जो पेशेंट पॉजिटिव था वो नेगेटिव जब होता है 14वें, 15वें, 16वें दिन, जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है उसको ये बताया जाता है कि और 14 दिन आप होम क्वारंटाइन रखो। इसी के लिए ये 28 दिन का नाम है, वो हमें सबको फॉलो करना है और इसी तरह से आगे जाना है। जैसे ये दूसरा 4था लॉकडाउन कल खत्म हो रहा है, आगे की गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से आएगी, उस हिसाब से आगे चलेंगे। लेकिन क्या करना है, अभी तो इम्पोर्टेड केसेस लास्ट 8 दिन में नागपुर में जो केसेस बढ़ी है, बहुत से केसेस ये तो इम्पोर्टेड केसेस है जो कि नागपुर सिटी के बाहर से आए हैं, कहीं पुणे से आए, कहीं बॉम्बे से आए, कोई अदर सिटीज से आए हैं, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। ये मूवमेंट अभी होने वाली है, वो रुकने वाली नहीं है। फिर भी ये वायरस जो है हमें इसको रोकना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, ट्रेस करना है, टेस्ट करना है, और ज़्यादा लोगों को न हो इसकी कोशिश करना है, और जो पॉजिटिव आए उनको क्योर करके घर पे भेजना है। सर आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी, इसलिए हमारा लाइफ क्या होगा 31 मई के बाद, या जब भी पूरा लॉकडाउन खत्म होगा तब हमारा नॉर्मल लाइफ कैसा रहेगा, तो ये हमें सोचने वाली बात है। इसका रेडीमेड आंसर किसी के पास नहीं है, ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना वर्ल्ड के कोई लीडर के पास है। लेकिन इस पे काम चल रहा है, बहुत से आइडियाज आते हैं, स्टैगर्ड मैनर में आगे जाना है, एक साथ सब कुछ खोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक साथ अगर खोलेंगे तो फिर से वही सुपर स्प्रेडर्स तैयार होंगे, और सुपर स्प्रेडर से स्प्रेडर से 1 से 100, 100 से 1000 ऐसे केसेस पॉजिटिव आना चालू होंगे। वो हमें रोकना है, और ये कौन रोक सकता है? हम सब मिलकर रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? डरना नहीं है, विजिलेंट रहना है, चौकन्ना रहना है। हम में से किसी को ये सिम्टम तो नहीं है, अगर सिम्टम है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरे किसी को सिम्टम तो नहीं है, अगर है तो बताए, कंट्रोल रूम में बताए, हेल्थ फैसिलिटी में बताए, सो दैट उनके पास हम पहुंच सके, उनको टेस्ट कर सके, पॉजिटिव है तो ट्रीट कर सके। क्योंकि जल्दी करना है, अर्ली करना है, लेट हुआ तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। सो जितने जल्दी आप आइडेंटिफाई खुद को करोगे, या कोई पॉजिटिव या सिम्टोमेटिक पर्सन उसको आइडेंटिफाई करके हमें बोलोगे, उतना ही अच्छा सबके लिए है। तो इस हिसाब से हमें आगे आना है। लेकिन जैसे ही हम लॉकडाउन खोलने की बात करते हैं, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज है, हेल्थ और के साथ हमारा सामाजिक आर्थिक और भी चल रहा है, इसके भी हमें बाहर निकलना है। इकोनॉमी हमें चालू करनी है, सोशल एक्टिविटीज़ भी चालू करनी है, स्कूल भी चालू करने हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चालू करने हैं, ओपन स्पेसेस में भी जाना है, गार्डन में भी घूमना है। अगर ये करना है तो पहले तरीके से तो नहीं होगा। एक साथ 100 लोग, 10 लोग गप्पे मार रहे, चल रहे, मास्क नहीं यूज़ कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मार रहे, ये अगर हो गया तो ये महामारी भयंकर रूप में आएगी और हम सब उसमें मारे जा सकते हैं।
ये नौबत हमें किसी से भी, किसी के पास भी ना आए, किसी से फैमिली के पास ना आए, किसी कॉलोनी में ना आए, किसी सिटी में गांव में ना आए, ये हमें देखना है। और ये सब करने के लिए हम सब मिलकर काम करना है। तो इसमें पहला पार्ट ये जो है, इसमें ये देखना है कि हम सब लोग मिलके जहां भी जाएंगे, जो भी पब्लिक प्लेसेस होंगे, या तो हॉस्पिटल हो सकता है, या तो स्कूल हो सकता है, या तो सिनेमा हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, ये प्लेसेस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन न बने, ये हमें ध्यान देना है। ये किसको ध्यान देना है? दोनों को ध्यान देना है। जो ओनर है उनको भी ध्यान देना है, जो वहां जाके यूज कर रहे हैं उनको भी ध्यान देना है। अब ओनर ध्यान कैसे दे? अगर ये मेरा कारपोरेशन का ऑफिस है, या आप कहीं आपके खुद के ऑफिस में बैठे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई ऑफिस है, लॉयर का कोई ऑफिस है, या प्राइवेट ऑफिसेस है, कोई सब्जी मंडी है, इनके जो ओनर है, ये प्लेसेस को कंटिन्यूअसली सैनिटाइज करना पड़ेगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करके बार बार उसको यूज करने के पहले सैनिटाइज करो, यूज होने के बाद सैनिटाइज करो। ये कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। होटल है समझो, रेस्टोरेंट है, पहले जैसे एक टेबल पे 10 आदमी या 4 आदमी नहीं बैठ पाएंगे। अभी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का उसका एक टेबल, एक या बड़ा टेबल है तो 2 आदमी बैठ पाएंगे। वो सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करना पड़ेगा। वो टेबल खाना चालू होने के पहले कोई नया ग्राहक आता है तो उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। खाना खत्म होते ही सैनिटाइज करना पड़ेगा। जो बर्तन यूज किए गए वो भी सैनिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने यूज किया है, अगर मैं पॉजिटिव हूं तो पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरे को उसका इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए वो दूसरे को यूज करते टाइम, दूसरे टाइम यूज करते उसके पहले उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। हॉस्पिटल है, हम जब जाते हैं वहां बैठते हैं, हमें पता नहीं हम पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हॉस्पिटल का ये काम है, जब भी वहां एक चेयर किसी ने यूज की है, दूसरा आदमी उसके चेयर यूज करने के पहले उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। जो एक मशीनरी है जहां से ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन थिएटर है, उस टाइम यूज करते समय डॉक्टर ने ये सावधानी, हॉस्पिटल ने सावधानी पूरी तरह से बरतनी है कि वो सेकंड टाइम यूज होने से पहले उसका पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए, सो दैट अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसका इन्फेक्शन दूसरे किसी को ना हो, ना आपके स्टाफ को हो, ना खुद को हो, ना दूसरे पेशेंट को हो। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम चालू हो गया है, उसका जो ज्यादा लोग जाते हैं वो कैसे कम हो सकते? 50% कर सकते हैं, 25% कर सकते हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, शिफ्ट में कर सकते हैं। ये सब सोचना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स हमें यूज करने पड़ेंगे। इसीलिए जो पब्लिक प्लेसेस है, जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं पब्लिक से, वो रिडक्शन ऑफ सोर्स एट प्लेसेस में वहां ये सब सावधानी बरते। ये जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का वो यूज करे, और कोई भी पब्लिक प्लेस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन न हो, ये पूरी तरह से जिम्मेदारी वो ओनर की है। ये हमें देखना है। और जो यूज करने वाले उन्होंने एक पूछना है कि हाँ इन्फेक्शन तो नहीं है, या डिसइंफेक्शन किया या नहीं किया। ये जब तक हम चौकन्ना नहीं रहेंगे तब तक ये हमारे लिए घातक हो सकता है, डेंजर हो सकता है। इसलिए चौकन्ना रहना हमारा काम है, उसे डरना हमारा काम नहीं। डर से कुछ नहीं होने वाला है, उसका हम डट के सामना कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये हम चौकन्ना रहते हैं और ये मेजर्स हम लेते हैं। तो उस हिसाब से हमें चालू करना पड़ेगा। इसके साथ आगे क्या करना पड़ेगा? केसेस तो आज 2 दिन में बंद होने वाले नहीं है, कुछ महीने तक चलेगी, लेकिन कम से कम हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और जो होगी उसका क्या किया जाएगा ये हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो सारी केसेस होंगी, सारी का मतलब ये है कि जो भी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, इसको रेस्पिरेशन में इलनेस आता है, डिफिकल्टी आती है ब्रीदिंग में, आयला इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फ्लुएंजा, जैसे कि आपको फीवर आता है, कफ, ड्राई कफ है, ये जो इलनेस है, ये सब केसेस कौन से भी इंस्टीट्यूट में आए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फिजिशियन हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, पीएचसी हो, क्लिनिक हो, ये सब जैसे ही केसेस रिपोर्ट होगी, उनको जो हमारा कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, हेल्थ प्रोटोकॉल, उसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा। ये जो भी इंस्टीट्यूट है, ऐसे लोगों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वैब लेने पड़ेंगे, उनकी टेस्टिंग करना पड़ेगी, और जो टेस्ट पॉजिटिव ऐसे उनको ट्रीट करना पड़ेगा। सिर्फ वो कोविड हॉस्पिटल नहीं है इसलिए हम ट्रीट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। गाइडलाइंस क्लियर है। आपको कोई डाउट आता है,
वो ट्रायज एरिया में उनको रखो, उनका स्वैप करो, और आपको उनको कोई इंटेंसिव उनको ट्रीट करना है, ऑपरेट करना है, तो आप फुल पीपी यूज़ करके ऑपरेशन थिएटर में जाके उनका जो भी है वो कर सकते हो। स्वैप जैसे उसका रिजल्ट आएगा उस हिसाब से उनको ट्रीट किया जाएगा। तो ये सारी वाले केसेस है, ILI केसेस है, निमोनिया के केसेस है, ब्रेथलेसनेस के केसेस है, इनको ट्रीटमेंट करते समय कि मोस्टली ये कोविड-19 केसेस हो सकते हैं, इस तरह से हमें इनको देखना है। अब सवाल ये भी आता है, बहुत से लोगों ने ये पूछा, पर्टिकुलरली डॉक्टर कम्युनिटी ने ये पूछा कि हम अगर हॉस्पिटल में है तो फुल पीपी यूज़ करने की ज़रूरत है क्या? इसमें गाइडलाइन बहुत क्लियर है, ICMR ने गाइडलाइन दी है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी गाइडलाइन दी है। फुल पीपी आपको ऑपरेशन इन्वेजिव सर्जरी जब करनी होती है तब के लिए ज़रूरत है। आपके जो थिएटर रहेगा, ऑपरेशन थिएटर, उसके लिए ज़रूरत है। नॉर्मल आप ट्रीट कर रहे हो तो आप मास्क यूज करिए, फेस शील्ड यूज कीजिए, ग्लोव यूज कीजिए, मतलब आपका बॉडी का कौन सा भी पार्ट एक्सपोज नहीं हो, ये देखना है। ये गाइडलाइन आपको पूरी तरह से पता है, वो यूज कीजिए। और आप जो पेशेंट आते हैं उनको भी बताइए, एक तरह से आई से उनकी भी हो जाएगी, आप खुद भी प्रोटेक्ट रहोगे, सब प्रोटेक्ट रहेंगे। तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन ने हमें देखना है। ये करते समय टेस्टिंग करना, ट्रैकिंग करना और उसके साथ अच्छी तरह से उनका फॉलोअप करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट लैब्स ये मिला के टेस्टिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी तरह से बढ़ाई है। नागपुर का एग्जाम्पल दिया जाए, जब हमारा 11 मार्च को पहला टेस्ट आया था तब एक ही लैब थी IGGMC में। अब तक हमारे पास लगभग 13 से 14 लैब्स है। उस टाइम कैपेसिटी हमारी सिर्फ 100 के लगभग थी, आज 1500 के लगभग नागपुर में कैपेसिटी पर डे टेस्टिंग की है। तो इस तरह से टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, साथ में ट्रैकिंग किया जाए, और जो पॉजिटिव आते हैं सिम्टोमेटिक उनको आइसोलेट करके ट्रीट किया जाए, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको तैयार रहना है हमें। उनको कोई भी सिचुएशन आए उसको टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। और ये तैयारी इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, लैब के बारे में हो, हॉस्पिटल्स के बारे में हो, या जो पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देने के बारे में हो, ये सब लेवल पे हमें तैयारी करना है और हम सब ने कर ली है। नागपुर रीजन में डिविजनल कमिश्नर के लीडरशिप में, पालक मंत्री के लीडरशिप में यहाँ पे हमने लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग किया है। नागपुर कारपोरेशन की ही 500 से ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ को हमने ट्रेन किया है। ये इसलिए कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, लड़ाई बहुत लंबी है। जो भी सिचुएशन आएगी उसके लिए हम तैयार हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल्स और कोविड हेल्थ सेंटर्स और उसके साथ कोविड केयर सेंटर्स भी हमें बनाने पड़ेंगे। तो जो टाइम हमने यूज किया है 11 मार्च से अब तक, नागपुर महानगर पालिका में हमने 5 हॉस्पिटल ऐसे बनाने हैं जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थे, कुछ वो PSCs थे, उनको हमने अभी कोविड हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट करने की तैयारी पूरी तरह से कर दी। 450 बेड्स ऑक्सीजन बेडेड, उसमें से 400 बेड है ऑक्सीजनेटेड बेड है, 50 बेड है ICU बेड रहेंगे। नेक्स्ट 10-15 दिन में ये पूरे तरह से तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कारपोरेशन की खुद की 5 हॉस्पिटल ऐसे होंगे जहां पे लगभग 450 बेड्स कोविड हेल्थ सेंटर बोल के काम करेंगे। मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि इसकी ज़रूरत यूज़ करने के लिए नहीं पड़ेगी, लेकिन जब पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। लेकिन ये सब जो 450 बेड्स है ये परमानेंटली नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। नेक्स्ट 10-15 दिन में उसका यूज़ होना चालू हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्लास एक्टिविटीज़ यहाँ चालू हो जाएंगे। जब मैंने रिव्यू लिया था उस टाइम मैंने बोला था कि कॉर्पोरेशन सबसे गंदा हॉस्पिटल जो अच्छा माना जाता गंदा मिला था, वही हॉस्पिटल अभी कॉर्पोरेट रूप में कॉर्पोरेट स्टाइल की तरह, हॉस्पिटल की स्टाइल की तरह से आगे आ रहा है। ये सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ाने की बात कर रहा हूँ उसी का नतीजा है। अगर केसेस बढ़े ही तो कोविड केयर सेंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमने यहाँ पे 5000 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार करके रखा है। 500 बेड वहाँ पे बैठे हुए हैं, जब भी ज़रूरत पड़े
5000 बेड तक 24 घंटे में उसको बढ़ा सकते हैं। इतनी तैयारी हमने अच्छी तरह से कर ली है। इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं हमें, मुझे पता है 99.99% इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ी तो उसके लिए तैयारी हमें इस तरह से लेवल की हमें कर ली है और अब आगे इस तरह से सिचुएशन टैकल करने के लिए हम तैयार हैं। अब ये करते समय जो हॉस्पिटल्स है, पब्लिक हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो या पब्लिक हेल्थ सेंटर हो, यहां पे इन्फेक्शन कंट्रोल टीम एक्टिवेट करनी पड़ेगी। कॉर्पोरेशन ने की है, बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल ने की है। मेरी अपील है, जहां भी अभी तक नहीं है, आपके यहां कोविड पेशेंट आएगा नहीं आएगा ये देखना नहीं है, ये देखना है कि आपके यहां सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना सिर्फ कोविड का, लेकिन कौन सा भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपकी इंस्टीट्यूशन न हो। इसलिए आपके यहाँ पे सेंट्रल, हर एक हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन में सेंट्रल इन्फेक्शन टीम जिसको बोलते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, वो कार्यान्वित हो, वो देखे, उसे एसओपी जो है तैयार रखे, उस पर एक्टिवेट की जाए, सो दैट आपकी इंस्टीट्यूशन, आपका स्पेस ये इन्फेक्शन से बचे। आप खुद, आपके इंस्टीट्यूशन और आपके इंस्टीट्यूशन आने वाले लोग इसे इन्फेक्शन न हो, ये हमें देखना है। ये सब करते हुए भी जैसा मैंने बताया कि जो हमारी गाइडलाइंस है कोविड-19 के बारे में, उसका पालन होना बहुत जरूरी है। ये पालन कौन करेगा? तो पहले तो हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, इसमें ऐसा हो जा रहा है कि जो रूल्स है वो नहीं कंप्लाई नहीं हो रहे हैं। सो मेरा हेल्थ कम्युनिटी से, आईएमए से, सब फिजिशियंस है, डॉक्टर्स है, क्लिनिशियंस है, सब पैथी के लोगों से एक अनुरोध है, अपील है, प्लीज गाइडलाइन जो है पढ़िए। हेल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आईसीएमआर, गाइडलाइंस बहुत क्लियर कट है। प्लीज वो पढ़िए और इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे आपके उदाहरण के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि हमारे यहाँ अगर प्रेग्नेंट लेडी आती है डिलीवरी करने के लिए, तो बहुत से डॉक्टर बोल रहे हैं कि पहले आप उनका स्वैब का रिजल्ट लेके आओ। अगर ये लास्ट मोमेंट पे आती है और स्वैब का रिजल्ट नहीं है, टेस्ट किया नहीं है, तो आप उनको इंसिस्ट ये नहीं कर सकते कि आप जब तक स्वैब का रिजल्ट लाओगे नहीं तब तक हम एडमिट नहीं करेंगे। ये इलीगल है। आपको जब तक उनका स्वैब का रिजल्ट आता नहीं तब तक, अगर डिलीवरी नॉर्मल है तो प्रिकॉशन लेके नॉर्मल डिलीवरी करना है। सी सेक्शन अगर है तो आपको पीपीई किट पहन के जो कोविड पेशेंट होता है उस तरह से ट्रीट करके उनको डिलीवरी करना है। आप उनसे तभी रिजल्ट, स्वैब रिजल्ट मांग सकते हो कि अगर वो प्रेग्नेंट लेडी एएनसी आपके हॉस्पिटल में 5 दिन पहले एडमिट हुई है तो 5 दिन में आप उनका स्वैब ले ले, टेस्ट कर ले, और तभी आप मांग सकते हो। अब किसी भी पेशेंट को कौन से भी हॉस्पिटल में आप स्वैब का रिजल्ट नहीं है इसलिए मैं एडमिट नहीं करूंगा, ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, ये एब्सोल्युटली इलीगल है। ऐसा करना मना है। इसलिए सब हॉस्पिटल, सब फिजिशियन को ये चेतावनी भी है और अनुरोध भी है कि ये गलत तरीके मत अपनाइए। नहीं तो जो एपिडेमिक एक्ट है, जो बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस है, ये सब के खिलाफ, सबकी तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो करने पे प्रशासन को मजबूर मत कीजिए। दूसरा एग्जांपल दे देता हूं आपको। कैंसर है, डायलिसिस है, टीबी है। डायलिसिस करना है तो आप पूछते हो कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, स्वैब है पॉजिटिव है या नेगेटिव, पहले लेके आओ। उनको डायलिसिस करने की जरूरत है, तो इसके लिए आपके यहाँ डायलिसिस मशीन अगर है तो एक मशीन ऐसी रखी है कि जिसपे अगर पॉजिटिव निकला तो सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट के लिए उसके बाद यूज कर सकोगे। कोविड पेशेंट है करके ही उनको ट्रीटमेंट डायलिसिस करना है, उनका स्वैब लीजिए, पॉजिटिव आया तो आप प्रिकॉशन लेके पूरा पीपीई किट जो गाइडलाइंस को फॉलो करके किए, आपको और आपके इसको डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो मशीन है उसको सैनिटाइज किया जा सकता है, वो बाद में सिर्फ डायलिसिस उनका कीजिए जिससे पॉजिटिव पेशेंट आ सकते हैं उनका। तो इसी तरह से ये जो गाइडलाइंस है, कैंसर है, पैलिएटिव केयर की जरूरत है, और आप बोल रहे हो पहले उनको कि स्वैब लेके आओ। स्वैब बिल्कुल लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उनकी ट्रीटमेंट रुक नहीं सकती। ये जिस तरह से ये हो रहा है वो गलत है। जो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गलत है। ये प्रैक्टिस इलीगल तरीके से जो चल रही है वो स्टॉप होना चाहिए। मेरा निवेदन है, अपील है
ऐसा कोई भी है तो उनके खिलाफ कंट्रोल रूम में आप कॉल कर सकते हो। वहाँ लोकल अथॉरिटी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, उनको कॉल कर सकते हो, उनको बता सकते कि ये इंस्टीट्यूशन ऐसा कर रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नागरिकों को भी बता दें। इसके साथ दूसरी एक बात बहुत अहम है, वो बता दूँ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2 डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं। इसमें से एक डिसीजन ऐसा है कि 100% पॉपुलेशन महात्मा ज्योतिबा फुले जो आरोग्यदायी योजना है उसमें लाए हैं। लगभग 1000 सर्जरी उसमें कवर्ड है। तो महाराष्ट्र में कौन सा भी एवरी पर्सन इज कवर्ड इन दैट। तो पैसा नहीं है इसलिए आपका कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता है। कौन से भी हॉस्पिटल आप जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में, हर एक सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में है, महात्मा ज्योतिबा फुले में, उनके पास जाए, वहाँ ट्रीटमेंट आपके जो 986 ऑड ट्रीटमेंट है सर्जरी से वहाँ हो सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। उसका आपका इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो बात है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट सर्जरी उसके रेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फिक्स किए हैं। तो ये जो फिक्स किए रेट है वो रेट से ज़्यादा कोई भी प्राइवेट फिजिशियन हॉस्पिटल ज़्यादा चार्ज नहीं लगा सकता। और इसके लिए कुछ अपनी कंप्लेन है, कोई ऐसा लगा रहा है, तो लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीएचओ को या कॉरपोरेशन एरिया में म्यूनिसिपल कमिश्नर या वहाँ के एमओएच को कॉल करके बता दे इससे ज़्यादा रेट लगा रहे हैं या ट्रीटमेंट महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर नहीं कर रहे, तो वो हॉस्पिटल के खिलाफ इमीडिएटली स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जा सकती है। उनका हॉस्पिटल बंद किया जा सकता है। एपिडेमिक एक्ट की तरह उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सब ध्यान में सब नागरिकन में रखना है और उसके साथ सब हॉस्पिटल्स फिजिशियंस इनने में ध्यान में रखना है। ये तो इस तरह से हो गया। दूसरा जो इश्यू आ रहा है, ये करते समय हम सब ने सावधानी बरतनी है। हमें कुछ रूल्स दिए गए वो फॉलो करने हैं। ये कौन से रूल्स है? ये रूल्स ऐसे है, हैंड वॉशिंग सबसे सस्ता तरीका, सबसे आपके पास अवेलेबल होने वाला तरीका, हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है। मैंने एक बार पहले भी जब स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम मैंने बोला था कि हैंड वॉशिंग आपको करना है। अभी मैं बताता हूं, 1-1 घंटे के बाद हैंड वॉशिंग करो। कैसा करो? पूरा 20 से 40 सेकंड तक आपको हैंड वॉश करना है। साबुन लो, हैंड वॉश साबुन के साथ करो, पानी लो क्लीन, उस पर साबुन लो, उसको पहले ये रिंस करो, तो ये पूरे आपके ये पार्ट जो है दिख रहा है वो वॉश होगा। दूसरा, इंटर फिंगर के साथ करो तो फिंगर के अंडर का वॉश होगा। तीसरा, पीछे से एक हाथ का, दूसरे हाथ का पीछे से। चौथा, ये जो फिंगर टिप्स है उसको वॉश करो। और पांचवा, ये जो रिस्ट है उससे वॉश करो। ये पूरा जब वॉश होगा, ये कम से कम 20 सेकंड से 40 सेकंड तक करना है, तभी आपका पूरा हैंड वॉश होगा। मैं भी खुद, अब जब ये मेरा टॉक खत्म होगा उसके बाद पहला मैं काम करूंगा, उठूंगा, मेरे डब्ल्यूसी में जाऊंगा, वहां पे वॉश करूंगा, उसके बाद ही आगे कार्रवाई करूंगा। ये मैं रूल, जब भी आपको रेगुलरली एक इंटरव्यू के बाद ये करना है, उसके साथ जब भी आपको हाथ यूज करना है, आपके मुंह पे ले जाना है, नाक तक लेके जाना है, आंखों तक लेके जाना है, बॉडी के किसी पार्ट को, उसके पहले वॉश करो, वो यूज करने के बाद भी वॉश करो। ये सबसे अच्छा और इफेक्टिव तरीका है। ये अगर हमने अपनाया तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस लगभग 0% है। लगभग जीरो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसके साथ आपने मास्क यूज नहीं किया, सामने वाला पॉजिटिव है नेगेटिव हमें पता नहीं है, उससे ट्रांसमिशन हो सकता है। इसलिए मास्क यूज करना है, ये कंटिन्यूअसली करना है, वो सेकंड यूज है। इसके साथ आपको रेस्पिरेटरी एटिकेट्स बोलते हैं। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स ये क्या होते हैं? जब आप बाहर, अब जब मैं हूं आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरे नाक से रेस्पिरेशन जब हो रहा है, अगर मुझे छींक आती है तो मेरे एल्बो में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर मैं हाथ में करूं तो फिर से अगर हाथ में किसको यूज करूं कि मैं टेबल पे जाता है, अगर मैं पॉजिटिव हूं टेबल पे जाएगा, कहीं सीढ़ी चढ़ते समय हाथ किसी को लगाऊंगा, वहां दूसरे ने आया उसको टच किया, मैं पॉजिटिव हूं तो उसे टच उसको लगाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए एल्बो में छींक
या खांसी या कफ करना है और उसको मुंह को नहीं लगाना है। ये अगर एटिकेट हमने पाया, ये रेस्पिरेटरी एटिकेट है, ये बहुत जरूरी है। तो मास्क पहन के चलो, ये रेस्पिरेशन करते समय इसका एल्बो का यूज करो, हाथ का यूज मत करो। अगर हैंकरचीफ है उसका यूज करो, लेकिन मास्क कंपलसरी पहनो। ये दूसरा इश्यू है। तीसरा, हम जब घर से बाहर निकलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कम से कम 5 फुट 6 फुट 2 मीटर का रास्ता डिस्टेंस 2 आदमी में होना ही चाहिए, ये देख के चलिए। अगर ये हम नहीं करेंगे तो फिर से वही साइकिल चालू होगी। हमें पता नहीं है ये ड्रॉपलेट्स कहाँ है, किसके चेहरे पे है, किसके शर्ट पे है, किसके शूज पे है, कि कोई छींक रहा है वो पॉजिटिव है नेगेटिव हमें पता नहीं है। कोई छींकता भी है तो हमें मास्क होना चाहिए। इसलिए डिस्टेंस 2 मीटर के लगभग का रखना है। ये डिस्टेंस रखे तो हमें पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये सब करते समय हमारे सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट सोर्स से लीजिए, जो सही सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, वहां से लीजिए। गलत इंफॉर्मेशन बांटिए मत। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आता है वो पहले वेरीफाई कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए, उसके पहले मत कीजिए। बिलीव मत कीजिए कि हर जो कोई बोल रहा है वो सच है। सच कहाँ है? गवर्नमेंट की वेबसाइट से, कारपोरेशन की वेबसाइट से, ऑफिशियल अकाउंट्स है, ऑफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। उसी पे जाइए, वही देखिए, वही सही इंफॉर्मेशन है, उस पर रिलाई कीजिए। कुछ डाउट है तो अथॉरिटी से पूछिए। इस तरह से हमें जाना है। और ये सब होने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली कोई पॉजिटिव अगर आता है तो खुद को पहले पहचान लो। क्वेश्चन पूछो कि मुझे है क्या है, मैं सिम्टोमेटिक हूँ क्या, मैं पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आया हूँ क्या, ये पूछ लीजिए। अगर है तो रेफर कीजिए, अपने खुद को रेफर कीजिए, जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको रेफर कीजिए हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, वहाँ चेकअप कीजिए, डॉक्टर का सलाह लीजिए और वो सलाह के हिसाब से आगे जाइए। अगर एक आपने किया, फीवर क्लिनिक्स में गए, तो आप अच्छी तरह से इसको टैकल कर सकते हैं। अभी ये सब हमने देखा, ये तो हम कर रहे हैं। हो क्या रहा है नागपुर में अब तक? जैसे बोला कि लगभग 350 के आसपास लोग रिकवर होकर घर पे गए हैं। रिकवरी अच्छी है। पॉजिटिव पेशेंट थे, नेगेटिव हो गए, ट्रीट होके घर पे गए। वहाँ क्या मिला उनको? कुछ लोगों ने उनका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया। सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है, लेकिन अकेले में। होम क्वारंटाइन आपको घर जाने के बाद 14 दिन करना है, वो फॉलो नहीं हो रहा है। और दूसरा तरीका मैंने देखा, जो पॉजिटिव से नेगेटिव होकर घर पे गए उनको ऑस्ट्रेसाइज किया जा रहा है। समाज में उनको अलग तरीके से देखा जा रहा है। ना उनके घर पे कोई जा रहा है, ना काम करने वाले जा रहे हैं, ना रिलेटिव जा रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ही हैज़ बिकम और शी हैज़ बिकम नेगेटिव आए हैं। इसका मतलब वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, वो कैरियर नहीं है। ये गारंटी जो नेगेटिव हुए हैं पॉजिटिव होने के बाद उनके बारे में है। जो पॉजिटिव नहीं हुए उनके चांसेस पॉजिटिव बनने के हैं, उनके इन्फेक्शन ज़्यादा उनसे बढ़ सकता है। तो जिससे इन्फेक्शन होना नहीं है उनको आप समाज से बाहर निकल रहे हो। ये सोचने का तरीका पूरा तरह से गलत है। उनको सोसाइटी से बाहर नहीं निकालना है, बीमारी को निकालना है, ये याद में रखिए। हमने ये भी देखा, जो डॉक्टर्स है, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, हेल्थ केयर स्टाफ है, उनको ही आप घर पे नहीं आने दे रहे। ये गलत है। हमने ऐसा भी पाया, कुछ केस नहीं पाए, जो किसी की फादर की डेथ कोविड की वजह से हुई और उनको क्रीमेशन लेने जाने में उनके बेटे या बेटी साथ में नहीं आए। ये जो हमारा सोशल फैब्रिक है, हमारा जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है, ये कैसे ब्रेक हो सकता है? ये हमारा कल्चर है। वही पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके उनको क्रीमेट करना है। प्रोटोकॉल दिया गया है, कम से कम एक फैमिली का मेंबर उनके साथ हो तो बढ़िया है। नागपुर में हमने ऐसा पाया गया, ऐसे कोई जगह से खबरें भी आई। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ये जो फैमिली का इंस्टीट्यूट को ब्रेक नहीं करना है हमें।
ये फैमिली इंस्टीट्यूशन और स्ट्रेंथन करना है, हमारा कल्चर और स्ट्रेंथन करना है, एक साथ रहना है। एक साथ आना जरूरी नहीं उसके लिए, एक साथ विचार होने चाहिए, एक साथ एक्शन होनी चाहिए, ये सब रूल्स फॉलो करने की। अगर इस तरह से हम रिकवर होने वाले लोगों को देखेंगे, उनको बाहर निकालेंगे, वो गलत है। उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। दे आर बेटर देन यू दोज हु आर नॉट टेस्टेड पॉजिटिव टिल डेट, क्योंकि वो रिकवर हो चुके हैं, उनमें एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी है, तो दे आर द सेफेस्ट पर्सन एज फार एज कोरोना इज कंसर्न। इसलिए उनको ऑस्ट्रेसाइज मत कीजिए, समाज से बाहर नहीं, उनके साथ रहिए और प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। यह हमने पाया कि बाहर से जो पुणे मुंबई से लोग आ रहे हैं, जो काम करने आ रहे हैं, उनको रेंट भी नहीं दे रहे, रेंट पे घर भी नहीं दे रहे हैं, तो उनको पहले 14 दिन होम क्वारंटाइन होने दो। जो भी आता है होम क्वारंटाइन करना है, आपका रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड हो, काम करने के लिए आता हो, उनको ये पूछना है कि हम हॉटस्पॉट से आ रहे हो या रेड जोन से आ रहे हो। आपको कुछ डाउट तो है, हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन कीजिए, हम देखेंगे, हम पूछेंगे उनका हिस्ट्री क्या है, पूछेंगे। वो सिम्टम्स नहीं है, 14 दिन होम क्वारंटाइन रखिए, उसके बाद डेफिनेटली वो काम पे जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन वो घर पे ही नहीं आने देना, ये गलत है। इस तरह से हम समाज को आगे नहीं ले जा सकते। जाना है, सब साथ मिलकर काम करना है। काम कैसे करना है? फिजिकली साथ में नहीं आना है, सोशली थॉट वाइज साथ में आना है और आगे हमें काम करना है, इस हिसाब से हमें काम करना है। ये देते हुए हमें ये भी देखना है, हमारा जीने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। अब तक हमने देखा काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये तो करना है, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है हेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ, ये कंसेप्ट में हमें आगे बढ़ना है। जब तक हम खुद की हेल्थ संभालेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। आपने देखा 2-3 महीने के टाइम में वेल्दिएस्ट ऑफ द पर्सन हो या पुअरेस्ट ऑफ द पर्सन हो, सब एट पार आ चुके हैं। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं है, सब डरे हुए हैं, सब घर में बैठे हुए हैं, सबको दिक्कत है लॉकडाउन में। आप ऊंचा हो नीचा हो ये देखता नहीं है वायरस, आप हेल्दी हो या अनहेल्दी ये बिल्कुल देखता है। इसलिए ये पैसे भी उतने काम नहीं आएंगे अगर आप हेल्दी नहीं होगे। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, ये पूरा लाइफस्टाइल हमें चेंज करना है। हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ, हेल्दी पर्सन, वेल्दी पर्सन, हेल्दी नेशन, वेल्दी नेशन। ये कंसेप्ट हम जब तक नहीं फॉलो करेंगे तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हेल्दी पर्सन टू वेल्दी पर्सन, हेल्दी फैमिली टू वेल्दी फैमिली, हेल्दी सिटी टू वेल्दी सिटी, हेल्दी स्टेट टू वेल्दी स्टेट, हेल्दी नेशन टू वेल्दी नेशन, एंड अबव ऑल हेल्दी वर्ल्ड टू वेल्दी वर्ल्ड। यहां हमें जाना है। जब तक ये कंसेप्ट हम नहीं करेंगे तब तक हमारा आगे मूवमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। तो इस साथ में मिलकर करना है। ये कैसे करना है? हेल्दी कैसे रहोगे? हमें पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो, एक्सरसाइज करो, खाना जो है हेल्दी खाना खाओ, प्रोटीन्स बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। किसी भी वायरस का हम शिकार नहीं होंगे। अगर वायरस आता भी है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज इतनी स्ट्रांग बनेगी कि वो वायरस हमें कुछ नहीं कर पाएगा। इतना हमें स्ट्रांग रहना है। अगर कोरोना के बारे में देखोगे, कोमॉर्बिड केसेस सबसे ज़्यादा टारगेट है। क्यों है? क्योंकि उनका हेल्थ इम्यूनिटी लो होता है, इसलिए वो ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। हमारे यहाँ 85% लोग सिम्टोमेटिक नहीं है। इसका मतलब क्या है? उनके एंटीबॉडीज बहुत स्ट्रांग है, इनकी हेल्थ अच्छी है। और हमें बढ़ाना है। बच्चे हो, बूढ़े हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोमॉर्बिड हो, विदाउट कोमॉर्बिडिटी हो, ये सबको हमें साथ में लेके इनकी हेल्दी इंस्टीट्यूशन, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना है। इसलिए हमें उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी इंक्रीज करना है। इम्यूनिटी इंक्रीज कैसे करेंगे? तो हमारे खाने के तरीके से लेके, बिहेवियर के तरीके लेके हमें करना पड़ेगा। अगर आपको याद है
तो ये टाइम में, कोरोना के टाइम में एक नई बीमारी जैसी आ गई है, पहले से भी है लेकिन ये ज़्यादा अभी दिख रही है। कौन सा? मेंटल हेल्थ। सब घबरा जा रहे हैं, एंग्जाइटी है, मेंटल पैनिक ही है, स्लीपलेसनेस है, ऐसे बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? पैनिक हो रहे हैं। ये करने के लिए हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। काउंसलिंग हमारे पास अवेलेबल है, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, उसको एक्टिवेट करें। नागपुर महानगर पालिका में हमने ऐसे साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स 20 काउंसलर्स अपॉइंट किए हैं, कंट्रोल रूम में कुछ नंबर दिए हैं, 2 साइकियाट्रिस्ट अपॉइंट किए और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी इसमें काम कर रहा है। अब तक हमारे यहाँ लगभग 10,000 लोगों का फ़ोन आया और उनको हमने काउंसलिंग किया है लास्ट 2 महीने में। काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये काउंसलिंग हमारे कल्चर में पुराने से एक्चुअली फैमिली काउंसलिंग होता था, क्योंकि 3-3 जनरेशन एक साथ रहते थे, ग्रैंडपा थे, फादर थे और हम थे। शायद अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन हमें बहुत बढ़ावा देना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, उससे काउंसलिंग करनी पड़ेगी। हमारा मोहल्ला भी काउंसलिंग हो सकता है, गांव में अभी भी विलेज इज़ अ काउंसलिंग प्लेस। एल्डरली का काउंसलिंग, उनके एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल काउंसलिंग हो सकता है। जहाँ हमारी ज़रूरत है एक्सपर्ट की, बिल्कुल काउंसलिंग करेंगे। तो ये जो ऐसे नए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आने वाले हैं, उनके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल हमें जीना है। वो खाने के भी तरीके हमें चेंज करने पड़ेंगे, जीने के भी तरीके हमें चेंज करने पड़ेंगे, फूड हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, जंक फूड कम करना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस फूड ज़्यादा करना पड़ेगा, विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, इसको ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। ये जब तक हम नहीं देंगे तब तक हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो हमारा बिहेवियर जो रहता है वो हमारे हैबिट से होता है। हमारे हैबिट जो होते हैं हमारे एक्शन से होते हैं। हमारा एक्शन जो होता है हमारे थॉट से होता है। अगर आपका बिहेवियर हमें चेंज करना है तो आपके हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपकी हैबिट चेंज करनी है, आपके एक्शन चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपकी एक्शन चेंज करनी है तो आपके थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे। तो हमारे जब तक थॉट चेंज नहीं होंगे तब तक हम बिहेवियर चेंज नहीं कर पाएंगे। खाना क्या, संसार की जितनी भी चीजें हैं वो थॉट से चालू होती है, थॉट पे एंड होती है। जब तक हम थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे तब तक न्यू नॉर्मल जिसको हम बोलेंगे वो लाइफस्टाइल हम चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, खाने की तौर तरीकों को चेंज करना पड़ेगा, हमारे एक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, हमारे हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। उससे हमारा बिहेवियर चेंज होगा। और मुझे लगता है कि ये सब हमारी जो साइकिल है, थॉट से लेके, एक्शन से लेके, हैबिट से लेके बिहेवियर तक, ये सब में हमें चेंज लाना पड़ेगा। और ये चेंज इफेक्टिवली आज ही से, अभी से सब में लाना पड़ेगा। वो मास्क पहनने की हैबिट हो, सीखने की हैबिट हो, काम करने के तौर तरीके हो, वर्क फ्रॉम होम हो, मसाला या स्पाइसेस कम कर खाने की हो, ये सब हैबिट्स। और जब कुछ होता है तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करने की हैबिट हो, ये हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। इससे हेल्दी हैबिट हम करेंगे और इससे ही, अगर याद है तो सैनिटेशन बढ़ेगा। मैं, आप में से बहुत से लोग गांव से आए होंगे, मैं भी गांव से आया हूं। 10वीं तक शिक्षण मेरा पूरा गांव में हुआ है, शिक्षा पूरी गांव में ही हुई है। अगर आपको याद होगा, हमारे गांव में एक हॅबिट रहती थी। आपल्या घरामध्ये आपण ज्यावेळेस शेतातून येऊन बाहेरून जाऊन जात असतो, त्यावेळेस घरात ज्यावेळेस एंट्री करतो त्यावेळेस आपल्याकडे नहाणी असायची, ज्याला आता बाथरूम म्हणतो, आणि ती दारात ठेवलेली असायची। त्या ठिकाणी एक रांजण पण असायचा। रांजण म्हणजे एक मोठा माठ असतो ज्याच्यामध्ये पाणी ठेवलं जातं स्टोरेज ऑफ वॉटरसाठी। आता आपण त्याला वेगळ्या प्रकारचं नावं देतो, टाकी असेल काय, त्यावेळेस त्याला रांजण म्हणायचं, मातीचं बनलेलं असायचं आणि त्यामध्ये पाणी असायचं। घरात एंट्री करण्याच्या अगोदर त्या बकेटमध्ये, तांब्यात, त्याला वेगवेगळे नाव होते, त्याच्यातून पाणी घ्यायचं। पूर्ण हात, पूर्ण पाय आणि पूर्ण चेहरा पूर्णपणे धुतल्याशिवाय कोणालाही घरामध्ये एंट्री भेटत नव्हती। आणि ते पूर्ण म्हणजे काय, कपडे सोडून एक्सपोज होणारा जो पूर्ण भाग आहे त्या पूर्णपणे भाग पूर्ण धुतल्याशिवाय, कंप्लीट धुतल्याशिवाय घरामध्ये एंट्री कुणाला नव्हती। मला अजूनही आठवतं, माझे आई वडील, बंधू हे सगळे एंट्री करताना अर्धाच हात धुतला, कोपरापासून धुतला नाही, फक्त तळ हातात धुतलात,
पाय धुतल्यापासून गुडघ्यापासून धुतला नाही असे प्रश्न विचारले जायचे आणि ती सवय लावायची. आज लक्षात घ्या, 2020मध्ये ज्यावेळेस कोविड आला त्यावेळेस शास्त्रज्ञ आणि डॉक्टर काय सांगतात, हेच 1920 पासून 18व्या शतकापासून आपलं कुटुंबाशी सांगत होतं की घरात एंट्री करायच्या अगोदर पूर्णपणे हातपाय धुवा, स्वच्छ व्हा आणि मग घरामध्ये एंट्री करा. कारणं काय दिली जायची? मला आठवतंय गावाकडे आम्हाला सांगितलं की तुम्ही बाहेरून कुठून आलात म्हणजे तुमच्यावर भूत येणार नाही म्हणून तुम्हाला हातपाय धुवायला सांगायचे. आता भूत ही संकल्पना नसते. आता हे भूत दया याचा जर कन्सेप्ट बघितला तर हे व्हायरस, हे बॅक्टेरिया, हे जे बाहेरून तुम्ही कॅरी करतायत ते घरामध्ये कॅरी करू नका, कीप इट ॲट बे, त्यांना धुवून बाहेर काढा. हा त्याच्या पाठीमागचा कन्सेप्ट आहे. त्यावेळेस आम्हाला कळलं नाही. शाळेत गेल्यानंतर आम्ही फक्त भूत नाही एवढं म्हणायचो, पण ह्या भूताच्या पाठीमागे हाही संकल्पना असू शकते. हे ज्यावेळेस 2020मध्ये कोरोना येतो त्यावेळेस मात्र आपल्या लक्षात येतं. आणि मला परत आपल्या कल्चरमध्ये, आपल्या संस्कृतीमध्ये, आपल्या कुटुंब संस्थेकडे जायचं आहे. ही जी विचारसरणी आहे, हे जे आचार आहेत, हे सगळे आपल्याला आचरणामध्ये आणायचे आहेत. आणि ही सिस्टम फक्त घरातच करू शकत नाही. आता बघतो सगळे सांगतात की घरात एंट्री करायच्या अगोदर बाबा, डॅड प्लीज वॉश युअर हँड्स, डोंट एंटर, यू आर लाइकली टू कॅरी वायरस ॲट होम. हे सगळ्यांनी करायचं, सबने हे करना है. क्यों करना है हमें पता नहीं है, हम इन्फेक्ट होके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. अगर ये हैबिट्स हमने चेंज कर दिए, हमारे थॉट प्रोसेस चेंज कर दिए और हमारे एक्शंस चेंज कर दिए तो डेफिनेटली हम चेंज ला सकते हैं. उस हिसाब से हमें आगे जाना है, इस हिसाब से हमें जाना है. इसलिए हमारा जो तरीका है वो तरीका चेंज करना है. इसलिए हेल्दी लाइफ वेल्दी लाइफ, हेल्दी नेशन वेल्दी नेशन, ये कंसेप्ट हमसे चालू करना है. और हमें भारत को, महाराष्ट्र को, हमारे शहर को, हमारे गली को, मोहल्ले को और हमें खुद को वेल्दी बनाना है. कैसे बनाना है? हेल्दी लाइफस्टाइल लेके बनाना है. इस तरीके से हम चलेंगे तो ठीक तरीके से हम आगे जा पाएंगे. इस साथ में भी एक और तरीका है जो इसको हम बोलते हैं टेस्ट, ट्रीट और टॉक. जितने ज़्यादा सिम्टोमेटिक पेशेंट हो उनको टेस्ट करना है, उनको ट्रैक करना है और उनके साथ इंटरेक्शन करना है, आईसी बढ़ाना है. इसलिए टेस्ट, ट्रीट और टॉक सबके साथ. पॉजिटिव हो भी उनके साथ हेल्थ कम्युनिटी बात करेगी, नेगेटिव हो उनके साथ भी करेगी, जो घर वापस आ रहे हैं उनके साथ भी बात करेगी. तो अवेयरनेस क्रिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इस हिसाब से हम काम करेंगे तो ही हम आगे जा पाएंगे. आगे देखेंगे, अगर जैसे पब्लिक प्लेसेस में जाते हो, ट्रांसपोर्ट हो, डिस्टेंस रखना है. ऑटो में जा रहे हो तो ऑटो आपके ड्राइवर इसमें सील्ड रखो. अभी 3-3, 5-5 लोग बैठते हैं, नहीं है, एक ही बिठाओ. टैक्सी है, 4 व्हीलर है, नॉट मोर देन 2. क्यों? रीज़न यही है, इन्फेक्शन नहीं बढ़ाना है. ज़्यादा से ज़्यादा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब चालू होगा वही यूज़ करना है. लेकिन संसार की पूरी सिटी जो है वॉकेबिलिटी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा चलना, घर के पास ऑफिस, ऑफिस के पास घर, साइकिलिंग ये बढ़ावा देना है, वॉकिंग ये बढ़ावा देना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसको बढ़ावा देना है. क्यों? इससे पोल्यूशन भी कम हो, आपका खर्चा भी कम हो और उसके साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग इसका भी पालन हो. इस तरह से हमें जाना पड़ेगा. स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ये कैसे चलाई जाएंगी? 50% पे चलाई जाएगी, ऑनलाइन पे चलाई जाएगी, इस पर अभी विचार चल रहा है. एजुकेशन को हम बंद नहीं कर सकते. शायद इंस्टीट्यूशन फिजिकली बंद रह सकते हैं लेकिन एजुकेशन तो चालू रखना पड़ेगा. ऑफिसेज चल सकते हैं, शायद ऑनलाइन भी कर सकते हैं. ये तौर तरीके आगे आ रहे हैं, उसके हमें सोचना पड़ेगा. आज डेफिनेटिव आंसर कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे बिहेवियर के बारे में चेंजेस लाना, इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन की राह देखना जरूरत नहीं. मैंने जो अभी बताया उस तरह से अगर आगे जाए तो डेफिनेटली हमें काम कर सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, प्राइवेट ऑफिसेस हो, यहाँ 24 आवर सैनिटेशन होना चाहिए. एंट्री करते समय वो पूरा एरिया सैनिटाइज होना चाहिए, एग्जिट होने के बाद भी सैनिटाइज होना चाहिए. हेल्थ चेकअप भी होना चाहिए जगह जगह पे. हैंड सैनिटाइजर्स हो, सोप वॉशिंग की, हैंड सैनिटाइजर की जगह एक्चुअली सोप, जहाँ भी एंट्री हो वहाँ सोप जाना चाहिए, उससे होना चाहिए. और इसके साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन मेजर्स, स्टेरिलाइजेशन ऑफ बॉक्सेस हो, रैपिंग हो, फैक्ट्री की प्रीमाइसेस हो, आइसोलेशन हो, ये सब डिलीवरेबल गुड्स हो, ये सब सैनिटाइज करके ही हमें यूज़ करना है. जाते समय ये भी बताऊंगा मैं, हमें एक स्पेशल केयर लेनी है. ये टाइम ऐसा है
कि जो सीनियर सिटीजन्स है वो पहली प्रायोरिटी है, वो घर के बाहर आना नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल यहाँ हेल्थ इमरजेंसी या दूसरी कुछ इमरजेंसी है तब तक। हाई रिस्क पीपल जो कोमॉर्बिड है, जिनको टीबी है, जिनको कैंसर है, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनकी हमें ज़्यादा ख्याल रखना है। जो डिजीज़ है उनकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखनी है। सिम्टम्स है तो डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाइए। प्रेग्नेंट लेडीज़ है, एएनसीज है, उनका ज़्यादा हमें ख्याल रखना है, उनकी टेस्टिंग करना है, उनका वैक्सीनेशन करना है। बच्चे हैं, वैक्सीनेशन करना है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना है। ये सो जो फोकस पॉइंट है हेल्थ के हिसाब से हमारे फैमिली में, इन सब पे हमें ध्यान देना है, उस हिसाब से हमें काम करना है। विशेष करून कंजेस्टेड एरिया, जहाँ भी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना भी हमारा हाउस होल्ड्स है वो सबको एक ही हाउस मान के, अगर किसी को इन्फेक्शन होना है तो सब ने आइसोलेट होकर टेस्टिंग करवा लेना चाहिए। वहाँ डिजीज़ को एंट्री नहीं देनी है। आपके मोहल्ले में एक को भी अगर डिजीज़ हुआ तो सबको हो जाएगा। हॉटस्पॉट वहीं से आ रहे हैं, इसलिए जहाँ डेंस एरिया है, जहाँ रहने की जगह कम है, ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, इमीडिएटली इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में देनी पड़ेगी, आइसोलेट होना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये स्प्रेड न हो। ये अगर हम कर पाए तो डेफिनेटली हम आगे जा सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। जाते समय ये बता दूँ, अगर वहाँ कोई किसी एरिया में पॉजिटिव पेशेंट है तो लोकलाइज रखना है, नहीं है तो होने नहीं देना है। लोकल और फोकल रखना है, वो एरिया आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन करना है, कंटेन करना है, जिसकी वजह से स्प्रेड न हो। 28 दिन तक वो कंटेन रहेगा, लेकिन अगले 28 साल 100 साल आप जियोगे। 28 दिन अगर नहीं रहोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इन्फेक्शन बढ़े, आपकी वजह से लोगों को 100 लोगों को, 100 का 500 को हो, 500 का हज़ारों में हो, और ये स्प्रेड बढ़ता ही जाएगा। हमें अच्छाई, गुड थिंग्स बांटना है, स्प्रेड करना है, बुराई नहीं। वायरस को स्प्रेड नहीं करना है, वायरस को रोकना है, और ये रोकने का तरीका एक ही है, खुद सावधान रहो, सावधानी बरतो, विजिलेंट रहो, इन्फेक्शन मत फैलाओ, गुड विशेष, गुड एक्शंस, गुड थॉट्स फैलाओ। अगर हम ये कर पाए तो मुझे लगता है ये न्यू नॉर्मल हमारे लाइफ में आएगा, नए तरीके आएंगे। आपको अगर पता है जब प्लेग हुआ तो प्लेग के बाद सब लाइफ चेंज हुआ था, वैसा ही कोरोना के बाद लाइफ चेंज होने वाला है। उसके लिए हम खुद थॉट प्रोसेस चेंज करें, हमारे एक्शन चेंज करें, हमारे बिहेवियर चेंज करें, और इसको एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम देखें और आगे बढ़ते जाए। हेल्दी लाइफ लिविंग करो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो। जय हिंद। अब मैं जो भी कुछ क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चंस मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा, उनका आंसर दूंगा। नमस्कार सर, लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा संपून 5वा टप्पा सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे, याबाबत आपण संपूर्ण माहिती इथे दिलेली आहेच, परंतु अजूनही अनेकांच्या अनेक समस्या आहेत, अनेक शंका आहेत। केवळ नागपूरमधूनच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून प्रश्नांचा पाऊस इथे पडला आहे। सगळे प्रश्न घेता आले नाही तरी काही ठराविक महत्त्वाचे प्रश्न आम्ही जनतेच्या वतीने आपल्याला विचारणार आहोत। त्यातला हा पहिला प्रश्न ज्योती कांबळे विचारतात, विलगीकरण केंद्रात अव्यवस्था आहे, स्वच्छता नाही, भोजन चांगल्या दर्जाचे मिळत नाहीये, अशा वावड्या उठवल्या जात आहे। जबाबदार नागरिक म्हणून आपण यावर काही प्रकाश टाकणार का? निश्चितच हा जो प्रश्न आहे, मला वाटतं की अजून मी जे स्टार्टिंगला बोलतानाही बोललो की करेक्ट इन्फॉर्मेशन घेणं गरजेचं आहे, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपला काय आहे हे गरजेचं आहे। नागपूर शहरामध्ये सध्या अनेक विलगीकरण केंद्र आहेत, ज्याला क्वारंटाईन सेंटर म्हणतो। ते आपले एमएलए हॉस्टेल असेल, रवी भवन असेल, सिम्बियोसिस इन्स्टिट्यूशनमध्ये असेल, VNIT असेल, पाचपावली असेल, या ठिकाणी जवळजवळ आपण 1600 ते 2000 नागरिकांना विलगीकरण केलेलं आहे। कारण त्यांच्या एरियामधले काही पॉझिटिव्ह पेशंट आल्यामुळे, हे हाय रिस्क असल्यामुळे विलगीकरण करतोय, त्यांच्या टेस्ट करतोय, पॉझिटिव्ह आल्यानंतर हॉस्पिटलला टाकतोय, तिथे ट्रीटमेंट करतोय, आणि निगेटिव्ह आले तर परत त्यांना 14 दिवस ठेवून 14 दिवशी टेस्ट करत जात आहे। आता तिथली व्यवस्थेच्या बाबतीत एमएलए हॉस्टेलला इंडिव्हिज्युअल रूम्स आहेत, सिम्बियोसिसलाही एक 2-3 अशा वेगळ्या रूम आहेत, VNITलाही फ्लोअरवरती आहेत। ज्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल रूम आहे त्याला इंडिव्हिज्युअल टॉयलेट्स आहेत, ज्या ठिकाणी हॉस्टेल्स आहेत त्या फ्लोअरवरती टॉयलेट्स आहेत। त्याचं फ्लोअरवरल्या टॉयलेट्स क्लीन करण्याचं काम आमच्या सॅनिटेशन विभागामार्फत होतं।
तिथं टीम तैनात आहेत. ज्या इंडिव्हिज्युअल रूम्स आहेत त्या ठिकाणी त्यांना रूम क्लीन करण्यासाठी आपण झाडू दिलेला आहे, टॉयलेट क्लीन करण्यासाठी त्यांना स्वतः करायचं आहे. मात्र कोणताही पेशंट बरा झाल्यानंतर दुसरा पेशंट येण्याच्या अगोदर, दुसरा माणूस येण्याच्या अगोदर त्या ठिकाणी क्लेनलीनेस आणि सॅनिटायझेशन महापालिकेमार्फत कंपल्सरी केलं जातं. तो कुणीही दुमत नाही आहे, हे केलं जातं. तो प्रोटोकॉल 100% पाळला जातो, सॅनिटाईज केलं जातं आणि म्हणून तिथून कुणाला इन्फेक्शन होऊ शकत नाही. हा पहिला भाग. दुसरा भाग जो आहे जेवणाच्या बाबतीतला, तर स्टार्टिंगला जे जेवण होती एजन्सी होती, ती नंतर आम्ही टेंडर काढलं. टेंडर नंतर दुसरी नवीन एजन्सी आली. बदलल्यानंतर 1-2 दिवस वेळेमध्ये फरक पडला, थोडं डिले झालं MLA हॉस्टेलला, हे मान्य आहे. परंतु क्वालिटीमध्ये कोणतंही कॉम्प्रोमाइज नव्हतं. 2 दिवस झाल्यानंतर परत तिथल्या कंप्लेन येणं बंद केलं. जी कंप्लेंट आहे त्याच्यावरती आम्ही तात्काळ कारवाई करतो. त्याच्यामध्ये तथ्यांश किती इथे बघतो. तथ्यांश असलं तर त्याप्रमाणे डेफिनेटली योग्य जे इंटरव्हेन्शन करतो. तथ्यांश नसेल तर समजून सांगतो. आता आपण 2 दिवसापूर्वी ह्या सगळा अनुभव बघता असं लक्षात आलं की आणखी चांगलं क्वालिटीचं फूड विलगीकरण केंद्रामध्ये जे नागरिक आहेत त्यांना देता येईल का. आणि म्हणून आम्ही विनंती केली राधास्वामी सत्संग बॅचला की त्यांच्या तिथलं जेवण खूप चांगल्या प्रकारचं जेवण, हेल्दी फूड ज्याला म्हणतो ते आहे. त्यांनी ती विनंती मान्य केली. ते सकाळचा नाश्ता, दुपारचं जेवण आणि संध्याकाळचं जेवण देत आहेत. ते फक्त ते देत आहेत म्हणून नव्हे किंवा फ्री ऑफ कॉस्ट देत आहेत म्हणून नव्हे, तर ते क्वालिटी ऑफ फूड हेल्दी आहे म्हणून ते आम्ही बघतो. त्याच्यामध्ये कुठेही कॉम्प्रोमाइज केलं जात नाही. अगदी 5 स्टार हॉटेलच्या स्टँडर्डचं तिथं SOPs आहेत, क्लेनलीनेस आहे, सॅनिटेशन आहेत. जे रॉ मटेरियल वापरतात, भाज्या असतील, कांदे असतील, गहू असेल, तांदूळ असेल, हा अगदी उच्च दर्जाचा वापरला जातो. त्याच्यामुळे मी या प्रकारच्या ज्यावेळेस कंप्लेंट आलेल्या, मी स्वतः तिथं अगोदर चेक केलेला आहे. मी स्वतः जेवलेलो आहे. माझे ॲडिशनल कमिशनर स्वतः तिथं जाऊन जेवून आलेले आहेत. त्या कम्युनिटीमध्ये लोकांना तिथं जाऊन दाखवलेलं आहे. त्याचा व्हिडिओ शूट करून आम्ही फेसबुकवरती टाकलेला आहे. तो यासाठीच टाकलेला आहे की वास्तव काय हे तुमच्यासमोर आम्हाला आणायचं आहे. हे आरोप प्रत्यारोप करण्याची वेळ नाही आहे. हे मान्य की प्रत्येकाच्या चवीप्रमाणे आम्ही जेवण देऊ शकत नाही. कुणाला तिखट लागतं, कुणाला कमी तिखट लागतं, कुणाला तेलकट हवं असतं, कुणाला कमी तेलकट हवं असतं, कुणाला कमी मीठ लागतं, कुणाला जास्त लागतं. 1600 ते 2000 लोकांना वेगवेगळ्या प्लेट आम्ही करून देऊ शकत नाही. मात्र ते हेल्दी फूड राहील, सॅनिटरी राहील, त्याचबरोबर योग्य प्रमाणात भेटेल याची शाश्वती आम्ही घेत आहोत. त्याचबरोबर सकाळी चहा आणि संध्याकाळ 4-5 वाजता ज्याला हाय टी म्हणतो हे आम्ही वेगळ्या पद्धतीने देत आहोत. पिण्याचं पाणी हे आपण ज्या कॅन आहे त्याच्यामधलं देत आहोत. म्हणजे सगळी व्यवस्था आपण यासाठी करत आहोत की त्यांना कमीत कमी त्रास होईल. परंतु प्रत्येकाने जर अशी वेळ अपेक्षा केली की मला जास्त तिखट पाहिजे, मला कमी तिखट पाहिजे, मला स्वीटच पाहिजे, ते मला देणे शक्य होत नाही. आपल्याला मी जे जेवण करतो, पोळी, एक भाजी, वरण आणि भात, या 4ही आयटम 2 वेळच्या जेवणात असतात. सकाळचा नाश्ता दररोजचा वेगळा असतो, दररोज भाजी वेगळी असते. म्हणजे आपण नॉर्मल माणूस म्हणून जे जगतो, जे खातो तेच जेवण तिथं दिलं जातं आहे. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये आम्ही कोणत्याही प्रकारचं कॉम्प्रोमाइज करणार नाही. आणि कंप्लेंट आल्यानंतर आम्ही रिझॉल्व्ह करतो, ऐकतो. आवश्यक त्या ठिकाणी गरज भासल्यास चुकीचं होत असेल तर ते बरोबर करतो. परंतु ते चुकीचं आहे, त्याच्यात आळा निघत आहेत हे म्हणण्यात चुकीचं आहे. जिथं काही योग्य कंप्लेंट असेल त्याचं रिझोल्युशन ताबडतोब करतो. अपेक्षा एवढीच आहे की याचा परिस्थितीचा विपर्यास करू नये, सहकार्य करावं, जेणेकरून आपल्या सर्वांना या महामारीतून बाहेर पडता येईल. So another question that has come up is there is a lot of rumors that people in the mass quarantine are getting infected. So the question by Shashank Wande is, due to mass quarantine, how many people got infected at the quarantine centers? I believe we need to understand the medicine and the institutions where these people are quarantined. None of the person till date out of 474 who have come positive in Nagpur has been infected either at the quarantine center, isolation center or hospital. And I am making this statement with full data and full confidence, not at arrogant. Why I am saying so? I'll give an example. This came up when at Ravinagar, one of the person came positive on 14th day and he had come negative on the first day. This is neither the first case nor the last case when person can be negative on the first day and positive on the 14th day. As I explained in my speech, my talk, a person is likely to become positive till 20th day, not even on the 14th day. There are 2.5% people who may come positive after 14th day as well.
In a room, the person who came positive on 14th day, he along with his friend had been to Ajmer. They had come from Ajmer. Both were quarantined in the same room. They were negative on the first day. On 14th day, both were tested. They stayed in the same room in Ravinagar. That is the quarantine center I am talking about, the same room at the same time, continuously for 14 days, using the same toilet, same room. One person comes positive. His friend is staying in the same room, comes negative. How do you explain that? How do you explain that? If quarantine center or isolation center is the source of infection, why does one person come positive, second doesn't come? Out of this 474, I can assure you that more than 95% people were the one who had quarantined and who were tested positive. Why? We quarantined them early. We identified them early. We tracked them early. We tested them early. That's why fatality rate is low, because they are started treatment well before they become symptomatic. And that's the reason why institutional quarantine is successful as compared to home quarantine. There are a lot of limitations in home quarantine. But this decision was taken on 25th of March at our level, taking into consideration the behavior of home quarantine and experience of home quarantine from 11th March to 24th March. And since 25th March, all those who are quarantined, why not all have quarantined till then more than 18,000 people? I repeat, 18,000 people. Then why only 474 if that is the source of infection? So this can be information based on incomplete knowledge, incomplete information, or misleading information. So we need to know the facts. There is no quarantine center or isolation center which is a source of infection. Had that been the case, my persons who are working there, whether sanitary persons, doctors, medical staff, paramedical staff, sweepers, they would have been positive. None of them is positive. That's the reason we are following all the protocol. Before anybody enters the room, after they are there during that time, and after they exit also. So there is no reason to worry about whether any of the quarantine center is an infectious source. No way. सर, विजय बांडेबुचे, विनायक गिरी, योगेश मैंद, बाळासाहेब पाटील, हर्षल पाटील, विराज चोडणकर, प्रवीण फोंडे, ज्योत्स्ना साने यांचा प्रश्न आहे. आपण काम कमी आणि स्टंटबाजी जास्त करता. आपण कामासाठी कमी, कंट्रोवर्सीसाठी जास्त प्रसिद्ध आहात. शिवाय आपले कोणाशीच कसे पटत नाही असे कसे घडते? बोलबच्चन, मीडिया ऑफिसर असेही आपणास म्हटले आहे. आपल्याला नागपूरमध्ये काम करण्यासाठी पाठवले आहे की कोणत्या विशिष्ट पक्षाची सुपारी घेऊन पाठवले आहे? ज्या वस्त्यांमध्ये संशयित रुग्ण आहे तेथे एकदा तरी जाऊन आपण आलात का? नागपूर मनपा कर्मचाऱ्यांची तपासणी केली आहे का? विनायक गिरी यांनी आपल्याला हुकुमशहा अधिकारी असे सुद्धा म्हटलेले आहे. तर याबद्दल आपले म्हणणे काय आहे? बरं झालं हे आपण प्रश्न विचारला, कारण हा काही जणांच्या मनात निश्चित हा प्रश्न आहे. मी मीडियासाठी काम करतो किंवा फक्त मीडियाला दाखवण्यासाठी स्टंटबाजी करतो, कर्मचाऱ्यांची काळजी घेत नाही, काम न करता फ्लॅशी करतो, मी हुकुमशहा आहे, ज्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह पेशंट आले त्या ठिकाणी एरियामध्ये कधी गेलात का? हे प्रश्न आपण जर पूर्ण माहिती घेऊन विचारले असते तर मला जास्त आनंद झाला असता. IQ माहितीवरती इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशनच्या आधारे वास्तव जाणून न देता आपण प्रश्न विचारलेला नाही, हे त्याचं उत्तर प्रश्नातच दडलेलं आहे. तरी पण ज्यांना ज्यांना या बाबतीत माझ्या बाबतीत शंका आहे त्यांचं निराकरण करण्यासाठी हे मी उत्तर देत आहे. आणि उत्तर फक्त तुम्ही ते आता फेसबुक लाईव्हमधून ऐकतायत म्हणून नव्हे, तर आपण कधीही कोणत्याही वेळेस माझ्या ऑफिसमध्ये येऊन माझ्याशी चर्चा करून सुद्धा जाणून घेऊ शकता. आई वुड बी हैप्पी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. आप ग्राउंड रियालिटी भी देख लीजिए. पहिला प्रश्न आपला जो आहे स्टंटबाजी. गेल्या 3 महिन्यामध्ये कोणता स्टंट मी केलेला आहे किंवा
माझ्या आत्ताच्या 14-15 वर्षाच्या करिअरमध्ये मी कोणता स्टंट केला आहे हे मला दाखवून दिलं तर खूप आनंद होईल. स्टंट फक्त हवेत करायचा असतो, त्यांनी रिझल्ट कधीच येत नसतात. मी जर स्टंटबाजी केली असती तर रिझल्ट आले नसते. मी जर स्टंटबाजी केली असती तर मला वारंवार ज्या ज्या ठिकाणी आपण प्रयत्न केले त्या त्या ठिकाणी सहकार्य भेटलं नसतं. नागरिकांचं असेल, पदाधिकाऱ्यांचं असेल. काही लोक डेफिनेटली माझ्या विरुद्ध असतील, 100% लोक माझ्या विरुद्ध आहे असं माझं कधीच म्हणणं नाही आहे. आणि विशेष करून मी कुणालाही, एका व्यक्तीला, एका इन्स्टिट्यूशनला, एका पार्टीला, एका संस्थेला सॅटिस्फाय करण्यासाठी काम करत नाही किंवा कुणाच्या विरुद्ध म्हणून मी काम करत नाही. माझी जी भूमिका आहे ती गव्हर्नमेंटच्या निर्देशानुसार, शासन निर्देशानुसार पब्लिक इंटरेस्टमध्ये जो रोल आहे तो निभावणं ही माझी भूमिका आहे. म्हणून त्या दृष्टीनं आत्तापर्यंत 14-15 वर्षाच्या करिअरमध्ये तेच करत आलेलो आहे आणि इथून पुढेही तसंच काम राहील. स्टंटबाजीमध्ये रिझल्ट येत नसतात. स्टंटबाजी जर केली असती तर कदाचित आकडेवारी जर आपण बघितली, आणि ही माझी आकडेवारी नाही, परत म्हणा तुम्ही स्वतः हुशारकी मारता, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानं त्यांची RRT भारतातल्या वेगवेगळ्या शहरात आणि भारतातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये पाठवली होती. त्यांचा रिपोर्ट आहे, तुम्हाला पाहिजे तर आत्ता मी दाखवू शकतो, नंतर आलं तुम्हाला पूर्ण डिटेल पण दाखवेल. तो पेपरमध्ये पब्लिश पण झालेला आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला रिपोर्ट पाठवला, त्याची कॉपी माझ्याकडे आहे. काय म्हणतो हा रिपोर्ट की NMC हॅज टेकन सम इनोव्हेटिव्ह मेजर्स अँड प्रोएक्टिव्ह अप्रोच. त्याच्यामध्ये इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन, मास क्वारंटीन ऑफ मोमीनपुरा, सतरंजीपुरा, गड्डी गोदाम, त्याचबरोबर केअर ऑफ एल्डरली, अर्ली आयडेंटिफिकेशन, अर्ली ट्रॅकिंग, अर्ली आयसोलेशन अँड अर्ली ट्रीटमेंट हॅज लेड टू लेसर डेथ्स. आणि अर्ली आयसोलेशन हॅज ब्रोकन सक्सेसफुली द चेन ऑफ ट्रान्समिशन. हे तुकाराम मुंडे नाही, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची RRT बोलते. ते AIIMSचे डॉक्टर आहेत, ना नागपूरमधले, ना मी अपॉइंट केलेले, ना मला रिपोर्टिंग असलेले. मी स्टंटबाजी करतोय तर त्यांनी ग्राउंडवर येऊन रिपोर्ट दिलेले आहेत. मग ती टीम स्टंटबाजी करते. 2% कमी डेथ रेट स्टंटबाजी आहे. इन्फेक्शस रेट 8%च्या आसपास आहे. डबलिंग रेट महाराष्ट्रामध्ये, इंडियाचा जो बघितला, महाराष्ट्र बघा, बाकी कॉर्पोरेशन बघा, 25 मार्चचा डबलिंग रेट नागपूरचा, म्हणजे ज्या दिवसामध्ये जेवढे पेशंट ॲड आहेत तितके डबल होण्यासाठी लागणारा वेळ 49 डेज आहे. भारताच्या 1 लाख लोकसंख्येपेक्षा, 10 लाख लोकसंख्येपेक्षा कोणत्याही शहराची कंपॅरिझन करा, उत्तर आपल्याला भेटेल. मी सांगण्याची गरज नाही आहे. लेट अस स्पीक फॅक्ट्स, नॉट कॅसल इन द एअर. And I am not one of those who would like to make stunts and castle in the air. I work on the ground. आता राहिला प्रश्न आपला, त्या एरियात गेलात का? कृपया आपल्या माहितीसाठी सांगतो, ज्या दिवशी लॉकडाऊन झालं त्या दिवशी फील्डवरती जाऊन मोमीनपुरा भागामधले सुद्धा दुकानं बंद करून, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून लॉकडाऊन इम्प्लिमेंट करणारा अधिकाऱ्यापैकी मी एक होतो. कदाचित आपण बघितलं असेल, ऐकलं असेल, नसेल तर परत सांगतो. दिस इज अ डॉक्युमेंटेड पब्लिक डोमेनमध्ये, हे काही प्रायव्हेट नाही आहे. दररोज 11 मार्चपासून आजपर्यंत सकाळी 8-8:30 ते 11-11:30 शहराच्या विविध भागात, इन्क्लुडिंग कंटेनमेंट झोन, मग सतरंजीपुरा असेल, मोमीनपुरा असेल, गड्डी गोदाम असेल, कोणत्याही भागात मी स्वतः फिरतो, फक्त अधिकारी नाही. शहरातले वेगवेगळे दुकानं, मटण दुकान असेल, चिकन असेल, रस्त्यावरचे असतील, त्या ठिकाणी स्वतः फिरून बंद करतो. माझे कर्मचारी रस्त्यावरती स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेजचा नाला साफसफाई करताना तिथं जाऊन त्यांना मार्गदर्शन करण्यापासून चुकीचं होत असेल तर त्यांना सांगण्यापर्यंत, त्यांचं अप्रिशिएशन करण्यापर्यंत मी स्वतः करत आलेलो आहे. आणि हे मी कोरोनाच्या काळातल्या गोष्टी बोलतोय, त्याच्या अगोदर त्याचं बोलतच नाही. ही सगळी स्टंटबाजी. शहर पूर्ण स्वच्छ झालं, हे पण स्टंटबाजी. आपल्याला कदाचित माहीत नसेल तर आपल्या माहितीसाठी सांगतो. आणि फक्त कोरोनाच्याच बाबतीत काम चाललं असं नाही आहे.
नॉन कोरोनाच्या बाबतीत सुद्धा खूप काम चाललेलं आहे. उदाहरण म्हणून गेल्या वर्षी जानेवारीपासून मे एंडपर्यंत H1N1 म्हणून किती बाधित झाले होते नागपूरमधले रुग्ण ते बघा. त्याच्यामुळे डेथ किती झाल्या होत्या ते बघा. आणि यावर्षी त्या वर्षीच्या कंपॅरिझनमध्ये गेल्या वर्षीच्या दृष्टीने किती झालं बघा. आज फक्त 2 पॉझिटिव्ह केसेस आत्तापर्यंत सापडल्या H1N1 प्लस, डेथ एकही नाही. गेल्या वर्षी इट वॉज अराउंड 250+. ही स्टटबाजीच. गेल्या वर्षीचा आकडा पण मी आता चेंज केला असेल तुम्ही म्हणाल. या वर्षीचा आकडा पण चुकीचा असेल हे म्हणाल. हे हेल्थ इन्स्टिट्यूशनचे रिपोर्ट आहेत. हे रिपोर्ट तुकाराम मुंडे तयार करत नाहीत. हे आकडेवारी तुकाराम मुंडे तयार करत नाही. पॉझिटिव्ह केसेस आल्या ह्या लॅब तयार करतात. याची ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेजेस करतं. याचं कंटेनमेंट क्वारंटाईन टीम नागपूर महानगरपालिकेची ती तयार करते. आणि याचं वॉच गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियापासून गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्रापर्यंत आहे. नाग नदी, नागपूर शहराचं वैभव, दरवर्षी साफसफाई होते. यावर्षी आम्ही फक्त साफसफाई केली नाही, ही नदी पुनर्जीवित केली. आपण जर नागपूरमध्ये राहत असाल तर कृपा करून नाग नदी, पिली नदी आणि पोरा नदीमध्ये जाऊन बघा आज ती परिस्थिती नदीची काय आहे ते. नागपूर शहरामध्ये येऊन बघा रस्ते साफ झालेत का तिथेही नौटंकी केली आहे. गार्डन जाऊन बघा आणि कोरोनाच्या अगोदरचेही बघा. नवीन एक पैसा खर्च न करता ग्रीन झाले, फ्लॉवर्स आले, स्वच्छता वाढली, लाईट. ह्या नागरिकांच्या रिॲक्शन आहेत, तुकाराम मुंडेच्या नाही. स्टंटबाजी कदाचित तुम्हाला करता येत असेल, मला नाही. मला ॲक्टिंग करता येत नाही, मला ॲक्शन घेता येते. ती कामाच्या बाबतीत असेल, चुकीचं काम करत असेल त्याच्या विरुद्ध असेल, बरोबर असेल त्याच्या पाठीमागे राहण्याचं असेल, योग्य ते डिसिजन घेण्याची ती धमक सर्वांमध्ये असते, ती माझ्यात पण आहे. स्टंटबाजी हा माझा स्वभाव नाही, ना स्थायी भाव नाही. माझा स्वभाव हा प्रामाणिकपणे जेवढ्या चांगल्या प्रकारे लोकांसाठी आवश्यक ते काम करणं आवश्यक आहे ते मी करत आलो आहे, करत राहणार. आणि जिथं जिथं त्रुटी वाटतील त्या इम्प्रूव्ह करत पुढे जाणार. आता राहिला माझ्या मते शेवटचा त्याच्यातला एक जो भाग होता हुकुमशाही. मला वाटतं हा काही इथलाच मला याच्यावरती चार्ज आलेला आतापर्यंत असं नाही आहे. अनेक ठिकाणी याच्यावर माझ्याविषयी हुकुमशहा म्हटलेलं आहे. मला मुळामध्ये हे जाणून घ्यायचं की हुकुमशहा म्हणजे नेमकं काय. हुकुमशहा कुणाला म्हणायचं असतं. आपण कृपया डिक्शनरी बघा. तुकाराम मुंडे इंटरप्रिटेशन करता सोडून द्या. हुकुमशहा म्हणजे असा माणूस, असा व्यक्ती जो ज्याचं बिहेवियर, ज्याचं वागणं हे कोणत्याही कायद्याला धरून नसतं. रूल ऑफ लॉ तो मान्य करत नाही. स्वतः वाटतं, स्वतःच्या बेनिफिटसाठी वाटणारे डिसिजन, मग ते नागरिकांच्या विरुद्ध असले तरीही घेणारा व्यक्ती म्हणजे हुकुमशहा. हीच डेफिनेशन असेल मला जी मी वाचलेलं आहे. मी जेवढा काय अभ्यास केलेला आहे मराठीमधले ही डेफिनेशन आहे, इंग्लिशमध्ये त्याचं ट्रान्सलेशन म्हणजे एवढंच आहे. मग मला आता जाणून घ्यायचं आहे की तुकाराम मुंडे हुकुमशहा म्हणजे काय. तर कायद्याचं पालन करतात आणि पालन करून घेतात म्हणून मी हुकुमशहा आहे. लोकांचं हित कशाचं आहे, पब्लिक इंटरेस्ट कोणता आहे त्याला प्राधान्य देतात, फक्त इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्टला प्राधान्य देत नाही म्हणून मी हुकुमशहा आहे. स्वतःच्या बेनिफिटसाठी काही न करता जे ॲज अ पब्लिक सर्वंट, सिव्हिल सर्वंटून अपेक्षित आहे की पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करायचा ॲज पर द लॉ, ॲज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो करतोय म्हणून मी हुकुमशहा आहे. आपण ज्यावेळेस काम करतो, ज्यावेळेस कमीत कमी फायनान्शियल नॉर्म्स, प्रुडन्स म्हणतो, कॅनॉन्स ऑफ फिनान्शियल प्रॉपर्टी, ते पालन करू. कमीत कमी खर्चामध्ये जास्तीत जास्त काम कसं करून घेता येईल, क्वालिटी कसं करता येईल, हे म्हणजे हुकुमशहा आहे. टेंडर ज्यावेळेस अबोव जात असतात त्याच्याऐवजी ते बिलो यायला लागले म्हणजे हुकुमशाही आहे का. ज्यांची कुणाची मोनोपॉली होती, त्यांचा इंटरेस्ट जपला जात होता, त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे काम होतं. आज त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे काम होत नाही म्हणून त्यांची मोनोपॉली ब्रेक झाली म्हणून मी हुकुमशहा झालो. त्याच्यामुळे ज्यांनी माझ्यावरती हा आरोप करायचे त्यांनी हे विचार केला पाहिजे हुकुमशाही पद्धत म्हणजे काय, त्याचे कॅरेक्टर्स काय आहेत आणि त्या कॅरेक्टरमधलं कोणतं कॅरेक्टर माझ्यामध्ये आहे हे जर मला समजून सांगितलं आणि माझ्या समोर येऊन डिस्कस करावं की कोणत्या बाबतीत हुकुमशाही पद्धतीने मला आवडेल
आणि ते प्रूव्ह करून द्या की तुम्ही हे हुकुमशाही पद्धतीने वागलात, माझं बिहेवियर चेंज करेल. पण ते तर आपण करू शकत नाही. कोरोनाचं वॉर चालू असताना, महामारी चालू असताना अनेक लोक रस्त्यावरती भीक मागणारे असतील, होमलेस असतील, त्यांना जेवणाचा प्रश्न होता. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही आहेत यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न होता. आपल्याला माहितीसाठी सांगतो, 15 लाखपेक्षा जास्त जेवण डेली 50,000पेक्षा जास्त व्यक्तींना नागपूरमधल्या जवळजवळ 45 ते 50 NGOच्या माध्यमातून मनपाच्या कोऑर्डिनेशनने हे 2-2.5 महिने सातत्यानं चालू आहे. ही हुकुमशाही आहे. याच्यामध्ये शासनाने पैसे दिलेले आहेत, पण आवश्यक असेल त्यावेळेस मी डेफिनेटली वापरेल. आज जर मला NGO, सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन, फिलॉन्थ्रपिस्ट, इंडिव्हिज्युअल ही मदत करत आहेत, तर मला टेंडर करण्याची गरज का? आवश्यकता आहे? नाही आहे. मग ही हुकुमशाही झाली. रस्त्यावर ते बेघर सर्वात मोठा प्रश्न. शेल्टर्स होम सर्वांनी दिले, जेवायला सर्वांनी दिलं. नागपूर महापालिकेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत त्यांचे केस करताना नाही केलं. NGOच्या माध्यमातून त्यांना पूर्णपणे नवीन कपडे दिले जे रस्त्यावरती भीक मागू देत त्यांना स्किल ट्रेनिंग दिलं. ही म्हणजे हुकुमशाही आहे? स्टंटबाजी आहे का मीडियासमोर जाण्यासाठी केलेलं आहे? हा प्रश्न स्वतःला विचारा. कारण मी कायमस्वरूपी स्वतःला इम्प्रूव्ह करण्याच्या दृष्टीनेच काम करत असतो. माझा असा कधीही क्लेम नाही आहे की मी पूर्णपणे परफेक्ट आहे. नो, आय एम नॉट परफेक्ट, बट आय एम ट्राईंग टू बी परफेक्ट. दिस मच इज फॉर शुअर ऑल द टाईम. आणि हे करत असताना पब्लिक इंटरेस्ट, लिगॅलिटी आणि मॉरॅलिटी मी कधी सोडत नाही, ती सोडणार पण नाही आहे. आणि म्हणून आवश्यक ते मेजर्स, आवश्यक त्या ठिकाणी जे कठोर असले तरी मी घेणार. याला कोणी जर हुकुमशाही म्हणत असेल तर बी इट हुकुमशाही. कठोर निर्णय म्हणजे हुकुमशाही नसते. पब्लिक इंटरेस्ट जपणं म्हणजे हुकुमशाही नसते. रूल ऑफ लॉ फॉलो करणं म्हणजे हुकुमशाही नसते. पब्लिक इंटरेस्टचं काम करत असताना आवश्यक ते मेजर्स घेणं म्हणजे हुकुमशाही नसते. राहिला प्रश्न मीडियाचा. आपल्याला जर माहीत नसेल तर मी 28 जानेवारीला जॉईन झालो होतो. जोपर्यंत कोरोनाची केस आली नाही तोपर्यंत नागपूरमध्ये मीडियाशी मी बोललो पण नव्हतं. आपल्या माहितीच तो सांगतो. फेसबुक लाईव्ह मी कोरोना होण्याच्या अगोदर कधीही केलेला नव्हता. दिस इज द थर्ड फेसबुक लाईव्ह, दॅट टू इन ओनली कोरोना. कारण नागरिकांशी संवाद साधणं मला गरजेचं वाटतं. प्रॉपर माहिती देऊन जाणं गरजेचं वाटतं. गायडन्स करणं मला गरजेचं वाटतं. ती डिमांड पण आहे म्हणून करतो. आपण मीडियावरती गप्पा मारल्याला चालत्या, वायफळ गप्पा मारायला चालतात, पण एक जबाबदार अधिकारी, एक जबाबदार पदाधिकारी यांनी फेसबुकवरती आपल्याशी संवाद साधला, काही काम केलं आणि ते मीडियावर आलं तर त्याला तुम्ही मीडियाशाही स्टंटबाजी म्हणणार. राहिला प्रश्न क्रेडिट घेण्याचा. आत्तापर्यंतच्या 15 वर्षाच्या करिअरमध्ये मी कधीही असं म्हटलं नाही की ही गोष्ट माझ्यामुळे झालेली आहे. नागपूर तर सोडूनच द्या, कधीच नाही. नागपूरमध्ये असताना हे फक्त माझ्यामुळे झालं हे कधीही म्हटलेलं नाही. माझे स्टेटमेंट मी रिपीट करतो, अजूनही आहेत, रेकॉर्डवरती आहेत, इथून पुढे येणार आहेत. जे काही कोरोनाची चूक झालेली असेल, अपयश आलेलं असेल ते तुकाराम मुंडेचं आहे. जे यश आहे ते पूर्ण टीमचं आहे. त्या टीममध्ये आशा वर्कर पण आली, पोलीस कॉन्स्टेबल पण आला, स्वीपर पण आला, CP पण आले, जिल्हाधिकारी पण आले, विभागीय आयुक्त पण आले, पदाधिकारी पण आले, माझे हेल्थ ऑफिसर पण आले. टीमचं सक्सेस फेलियर असेल ते माझं आणि ती मी जबाबदारी घेतो. त्याच्यामुळं मला क्रेडिट घेण्यासाठी, स्टंटबाजी करण्यासाठी काम करण्याची हौस नाही. ती कधी मी केली नाही आहे, करणार पण नाही. आपल्याला अजूनही याच्याविषयी काही वाटत असेल तर पर्सनली या आणि मला दाखवून द्या की ह्या ठिकाणी आपण स्टंटबाजी करत आहात. यू आर मोर दॅन वेलकम. Next question is by Sachin Hawale. He's asking, many people are not aware of the exact process of sanitization for groceries and vegetables. So can you please guide about that? Sure. We need to understand 3 things. Regarding, I'll speak about vegetables. There are 3 categories: Cat 1, Cat 2 and Cat 3. Cat 1 is basically hard skin fruits. म्हणजे याच्या
फ्रूट जो असतात, जो फ्रूट होता है उसकी स्किन जो हार्ड रहती है, जैसे कि एप्पल हो, बनाना हो, पम्पकिन हो, ये तरह की है। इसको क्या करना है, तो कौन सा भी फल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, वो यूज़ करने के पहले आपका हैंड वॉश पूरा तरीके से जैसा मैंने अभी पहले बताया उस तरीके से करना है। उसके बाद ये जो हार्ड स्किन वाले फ्रूट्स है उसको स्क्रब करना आहे। मराठीत त्याला घासणं म्हणतो आपण, ते घासणी एक असते त्यांनी आपण घासतो त्याप्रमाणे करायचं आहे। त्याच्यानंतर ते धुण्यासाठी खाण्याचा सोडा किंवा बेकिंग सोडा वापरायचा आणि त्याच्यामध्ये धुवायचे। हे केलं की कन्झम्पशनच्या अगोदर ह्या गोष्टी केल्या तर त्याच्यामध्ये काहीही प्रॉब्लेम नाही। हे हार्ड फ्रूट्सच्या म्हणजे हार्ड स्किन फ्रूटच्या बाबतीत बोलतोय। कॅटेगरी 2 आणि कॅटेगरी 3 जे आहेत ते एक टेंडर स्किन आणि लिफी व्हेजिटेबल अशा प्रकारची आहे। दोघांना ट्रीटमेंट एकाच प्रकारची आहे। जे टेंडर स्किन म्हणतो त्याला ग्रेप्स असतील, टोमॅटो असतील, गाजर असेल किंवा लिफी व्हेजिटेबल म्हणजे पालेभाज्या असतील, हे सगळं करताना काय करायचं आहे तर अर्धा कप जे आहे सॉल्ट घ्यायचे, टेबल सॉल्ट ज्याला म्हणू, प्लस 3 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, खाण्याचा सोडा घ्यायचा आहे आणि याला 15 मिनिट म्हणजे हे याच्यामध्ये त्यांना धुवायचं आहे। हे करण्याच्या अगोदर 15 मिनिटं भाजी जी आहे किंवा फ्रूट जे आहे ते पाण्यामध्ये 15 ते 20 मिनिटं भिजत ठेवायचं आहे। आणि ही भाजी ज्यावेळेस आणाल आपण त्यावेळेस प्लास्टिक असेल, बॅग असेल, याच्यातून काढून कमीत कमी अर्धा तास ते 1 तास तशी वेगळी ठेवायची। म्हणजे जे कॅरी बॅग असेल, कोणती कपड्याची असेल किंवा अदरवाईज पेपरमध्ये असेल, याच्यातून जर त्याला काही जर आलेलं असेल ते अर्धा तास जर ठेवलं, कारण हा जो व्हायरस आहे ते कोणत्याही सरफेसवर सर्वसाधारणपणे 8 मिनिटं ते 16-17 मिनिटापर्यंत जिवंत राहू शकतो। त्याच्यामुळे अर्धा तास ठेवलं तर जर त्याला लागलेलंच असेल तर पर्यायाने तो मरून जाईल आणि तो कॅरी होणार नाही। त्याच्या पाठीमागचे कारण मीमांसा आहे। अशा प्रकारचा आहे। सेम ग्रोसरीच्या बाबतीत आपल्याला यूज करायचं आहे। ग्रोसरी ज्या यूज करतो ते वेगळं करायचं आहे। ज्या ठिकाणी आपण धुवू शकतो ते व्यवस्थितपणे धुवायचं आहे। ज्या ठिकाणी आपण बेकिंग सोडाचा पण यूज करू शकतो। तर सॅनिटरी कंडिशन ठेवणे आणि क्लीन वॉटरमध्ये व्यवस्थितपणे 15 ते 20 मिनिटं ठेवून त्याचं वॉश करणे, ही जर व्यवस्थित स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर पाळली तर मला वाटतं आपण बऱ्यापैकी काळजी घेतो। परंतु मार्केटमध्ये जाताना परत आपण सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं, मास्क पाळणं, रेस्पिरेटरी जे प्रोटोकॉल्स आहेत ते पाळणं, कुणाच्याही टचमध्ये न येणं, ह्या गोष्टी आपल्याला पाळाव्याच लागतील। घरी आलेला जसं मी सांगितलं पूर्णपणे हात व्यवस्थितपणे धुणे, कोणताही आपला बॉडीचा उघडा पार्ट राहिला असेल तो क्लीन करणे, हे सॅनिटाईज करणं हे निश्चित आवश्यक राहील। सर, राजेश रायकर आणि आशिष भोयर यांचा प्रश्न आहे, हळूहळू स्थिती पूर्वपदावर येत आहे, त्यामुळे शहरात पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सुरू करता येईल का? करायची असल्यास काय सुरक्षेचे उपाय असतील? आशिष भोयर यांचा आणखी एक प्रश्न आहे, शहरातील बंद असलेल्या रस्त्याच्या निर्माण कार्याला सुरू करण्याचे निर्देश द्यावे, मान्सून बघता पुढे समस्या उद्भवण्याची संभावना आहे। 2 प्रश्न आपण जे विचारलेले आहेत, पहिला प्रश्न आहे की आपण पूर्वपदावर येताना पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चालू करणार का? निश्चितच याचा विचार आहे। हे करत असताना आपल्याला सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन कसं होईल याची तयारी करायची आहे। कोणते रूट्स करायचे आहेत, बसमध्ये प्रोटोकॉल आहे तो आपण आपल्याकडे ऑलरेडी आता आपले जे क्वारंटाईन सेंटरसाठी नेणारे व्यक्ती आहेत की आमच्या टीम, त्यासाठी आम्ही आमच्या बसच्या पूर्ण युनिटला ही सवय लावलेली आहे की सॅनिटायझेशन कसं करायचं, तर ती माहिती तर झालेलीच आहे। परंतु ज्यावेळेस पब्लिक ट्रान्सपोर्टून चालू किती पॅसेंजर्स ठेवायचे, सीटवर कसे बसायचे, तिथं प्रोटोकॉल कसा पाळायचा, ह्याही आम्ही प्रोटोकॉल्स तयार केलेले आहेत। ज्यावेळेस गरज पडेल त्यावेळेस स्टार्टिंगला काही रूटवरती हा प्रयोग करून त्याचं पालन कसं होतं, नागरिक कसं पालन करतात हे बघावं लागेल आणि त्या अनुषंगाने ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम टप्प्याटप्प्यानं ह्या गोष्टी आपल्याला निश्चित चालू करण्यात येईल, चालू कराव्या लागतील, त्या होतील। त्याचं टाईम टेबल मात्र आज मी सांगू शकणार नाही, कारण डिपेंडिंग ऑन सिच्युएशन, शासनाच्या गाईडलाईन्स याच्यावरती तो आपल्याला अवलंबून राहील, त्या दृष्टीने आपण काम करणार आहोत। हे निश्चितच विचाराधीन आहे। दुसरा जो प्रश्न आहे की पावसाळ्याच्या अगोदर रोडचे कामं, मुळामध्ये आपल्याला कल्पना असेल की सध्या परिस्थितीत सर्व शासनाची इन्क्लुडिंग कॉर्पोरेशनची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या खूप खालावलेली आहे। प्रॉपर्टी टॅक्स आपण वसूल करू शकत नाही, जेवढे नागरिक देतात त्यांना फोर्स करू शकत नाही। पाण्याचे टॅक्सच्या बाबतीत तीच परिस्थिती आहे। शासनाकडून GSTचं अनुदान येऊ शकत नाही, कारण इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी चालू नसल्यामुळे GSTच पूर्णपणे भेटू शकत नाही। ही जी सायकल आहे, इकॉनॉमिक सायकल, जोपर्यंत रिवाईव्ह होत नाही तोपर्यंत इन्कम वाढणार नाही आहे। इन्कम आपल्याला जे ओरिजिन आहे ते भेटणार नाही आहे। पर्यायीने त्याचा परिणाम हा आपला विकास कामावरती होणार आहे। नागपूर महानगरपालिकेचं बघता आपल्याला पगार आणि मेंटेनन्स ॲक्टिव्हिटी, म्हणजे आपल्याला स्ट्रीट लाईटचे पोल चालू ठेवायचे आहेत, स्वीपिंग जे आहे त्यांचा कर्मचारी जे आहे ते एजन्सी आहेत त्यांना आपल्याला पैसे द्यायचे आहेत,
पाणी पुरवठ्यासाठी इलेक्ट्रिसिटी असेल, कोणती एजन्सी आहे त्याच्या बाबतीत असेल, सॉलिड वेस्ट मॅनच्या बाबतीत असेल, ह्या ज्या मेंटेनन्स ॲक्टिव्हिटी आहेत आणि पगार आणि पेन्शन ह्या जर बाबी बघितल्या तर दर महिन्याला 70 कोटी ते 80 कोटी रुपये लागतात. जोपर्यंत हे 70 कोटी ते 80 रुपये खर्च इन्कम होत नाही तोपर्यंत आपण ह्या ॲक्टिव्हिटी चालू करू शकणार नाही. म्हणून पहिलं टार्गेट आमचं हे आहे की 70 ते 80 कोटी भेटणं, त्याच्यामध्ये पगार, पेन्शन आणि डेली ॲक्टिव्हिटीज आपल्या चालू स्वच्छतेपासून, पाण्यापासून, इलेक्ट्रिसिटीपर्यंत, स्ट्रीट लाईटपर्यंत ते गार्डनपर्यंत ह्या व्यवस्थित चालू ठेवणे ही पहिली प्रायोरिटी असणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त ज्यावेळेस खर्च करायचा आहे त्याच्या प्रायोरिटी आपल्याला ठरावं लागतील. त्याच्यामध्ये हेल्थ आमची सर्वात पहिली प्रायोरिटी असणार आहे, सॅनिटेशन ही असणार आहे आणि मग त्याच्यानंतर रोडचा प्रश्न येणार आहे. त्याच्यामुळं अडचणी निश्चित आहेत. आता आपला प्रश्न हा जर असेल की सिमेंट रोड जे अर्धवट करायचे राहिलेले आहेत ते 2011 सुरू झालेले आहेत, ते आतापर्यंत कंप्लीट न झाल्या पाठीमागचं ही एक फायनान्शियल एक कारण आहे. त्याच्यामुळे त्याचा वेगळ्या तऱ्हेने विचार करता येईल. जे आवश्यक आहेत तेच कामं घेण्यात येतील, जे प्रायोरिटीचे आहेत तेच घेण्यात येतील. हे सगळं करत असताना फायनान्शियल पोझिशन आणि नीड ह्या 2 गोष्टी क्रायटेरिया लावूनच कामं होतील, अन्यथा कामं करणं शक्य नाही आहे. म्हणून अडचण निश्चित होणार आहे, परंतु आवश्यक त्या बाबी पूर्ण झाल्यानंतर उरलेल्या पैशामधून प्रायोरिटी करून त्या दृष्टिकोनातून काम करण्यात येईल. त्याच्यामध्येही प्रायोरिटी हायेस्ट ही पब्लिक हेल्थला राहणार आहे. मला वाटतं आता बराच वेळ झालेला आहे. एक शेवटचा प्रश्न आपण घेऊयात. सर, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आकर है, बट कीपिंग द टाइम इन माइंड वी विल एंड दिस विद दिस लास्ट क्वेश्चन. आदित्य कलम्बे और ऐसे काफ़ी लोगों के सेम क्वेश्चन है कि लॉकडाउन परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है. इफ़ इट टेक्स मोर देन 2-3 मंथ्स टू गेट कोरोना फ्री, एंड व्हाट आर द चांसेस इफ इट गेट्स कोरोना फ्री? सो व्हाट आर द प्लान्स अबाउट लॉकडाउन? विल इट एंड, विल इट प्रोसीड और व्हाट? लॉकडाउन कब खत्म होगा, when it will end, how it will end, what will start, what will not start, depends on severity. वायरस कितना सीवियर है, कितने हॉटस्पॉट है, कितने कंटेनमेंट जोन है, रेड है या नॉन रेड है, all these factors are going into it before making a decision. That is at national level, state level and local level. So all the 3 situations are assessed. लॉकडाउन ख़त्म करना ही है, लेकिन वो स्टैगर्ड वे से होगा, सिस्टमैटिक वे से होगा. एक साथ ही पूरे खोलेंगे तो फिर से वही क्राउडिंग होगी, फिर से वही प्रॉब्लम आएंगे. तो लोगों को ये आदत लगानी है, खुद को लगानी है कि हमारा जो काम है वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कोविड-19 के गाइडलाइंस फॉलो करना. जब से हम हैबिट लगाएंगे तो इजी हो जाएगा. सो एक एक एक्टिविटी करके आगे खोलना है. इसीलिए नॉन रेड एक्टिविटी कर रहे हैं. नॉन रेड में हम कुछ जो है रिलीज़ कर रहे हैं एक्टिविटीज़, एसेंशियल के साथ नॉन एसेंशियल कुछ चालू किए हैं. कंटेनमेंट, नॉन कंटेनमेंट, कंटेनमेंट में सिर्फ एसेंशियल है, नॉन कंटेनमेंट, नॉन एसेंशियल कुछ चालू किए हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी स्टैगर्ड अप्रोच डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ये 2 महीने खत्म होगा, 1 महीना, 1 साल लगेगा, अभी कोई नहीं बता पाएगा. ना वर्ल्ड का कोई देश बता पाता है, ना कोई मेडिकल साइंटिस्ट बता पाएगा, ना पॉलिटिशियन, ना एडमिनिस्ट्रेटर, ना ब्यूरोक्रेट, ना कॉमन पर्सन. सो ये डिपेंड्स करता है सिचुएशन कैसी उभर के आती है, हाउ डज सिचुएशन एमर्ज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर ये अच्छी होती है तो जो लॉकडाउन है जल्दी ख़त्म होगा. अगर अच्छी नहीं होती है तो स्टैगर्ड वे से वो ज़्यादा लंबा जाएगा. लेकिन पूरा तरह से लॉकडाउन करना संभव नहीं है. इकोनॉमिक एक्टिविटी और सोशल एक्टिविटी चालू करनी है, लेकिन वो कैसे किया जाए, कब किया जाए, कितना किया जाए, उसके स्टेप्स क्या हो, ये सब डिसीजन डिफरेंट लेवल पे हो रहे हैं. इसीलिए 5वें लॉकडाउन आएगा नहीं आएगा वो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आएगी उस तरह से हम आगे जाएंगे. और हम सब से, मेरे से ही, आई आल्सो अपील टू ईच एंड एवरीबडी, प्लीज़ ट्राई टू चेंज एंड मॉडिफाई आवर वेज ऑफ स्टेइंग एंड लिविंग. लेट अस मेक दिस न्यू नॉर्मल. मास्क पहनना न्यू नॉर्मल होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग पालना न्यू नॉर्मल होना चाहिए. एक्टिविटी क्राउड में गए, मॉल में जाए, साथ में घूमे, ये नहीं होगा. वी हैव टू keep social distancing, we have to abide by COVID-19 norms. So that is the way to go about. So let us change ways, let us change lifestyle. That will automatically change our behavior, our actions, and that will definitely help each and every one. So my request and appeal is, let us start living and leading healthy life for healthy future, brighter future, healthy and wealthy world. Thank you. सर, एक शेवटचा प्रश्न आहे नितीन निमकर यांचा. या काळात कुणी ट्रान्सफर होऊन येत असेल तर कुठल्याही सोसायटीला किरायेदार म्हणून त्यांना थांबविण्याचा अधिकार आहे का?
किंवा सोसायटी स्वतःचे नियम बनवून सध्या नव्या किरायेदारांना येण्यास मज्जाव करू शकते का? सर एक मिनिट. याशिवाय बऱ्याच जणांचा प्रश्न आहे, जिम पार्लर ऑफिसेस सुरू करण्यात यावे याबद्दल सगळ्यांनी विनंती केली आहे, तर त्याबद्दलही आपण प्रकाश टाकावा. कोणीही व्यक्ती ट्रान्सफरहून कोणत्याही ठिकाणून येत असेल तर त्याला 14 दिवस क्वारंटाईन होणं गरजेचं आहे. त्याची हिस्ट्री आपण विचारली पाहिजे की आपण कुठून येत आहात, तिथं रेड झोन आहे का, नाही आहे का, आपल्याला काही सिम्टम्स आहेत का, हे विचारलं पाहिजे. आणि रेड झोनमधून जरी येत असेल तर तिथल्या डिस्ट्रिक्ट ऑथॉरिटीचं सर्टिफिकेट असल्याशिवाय ते येऊ शकत नाहीत. असे आले तर डेफिनेटली आमच्या कंट्रोल रूमला फोन करा, कलेक्टर ऑफिस, कमिशनर ऑफिस किंवा हेल्थ डिपार्टमेंटला फोन करा. त्यांची चेकिंग केली जाईल, त्यांना विचारलं जाईल, आवश्यकता असल्यास तर होम क्वारंटाईन केलं जाईल, सिम्टम असेल तर टेस्ट केलं जाईल. ह्या गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतील. आता राहिला प्रश्न रेंटवर द्यायचं का, रेंटवर आपण डेफिनेटली दिलं पाहिजे, फक्त ह्या प्रिकॉशन देऊन दिलं पाहिजे. आपण म्हणला की सोसायटी नियम करू शकते का, तर डेफिनेटली सोसायटी नियम करू शकते, परंतु ते सोसायटीचे नियम शासनाच्या नियमाच्या विरुद्ध असू शकत नाहीत. कॉपरेटिव्ह सोसायटी आहे, ऑस्ट्रसाइज करणारी सोसायटी नाही आहे. आणि म्हणून सोसायटीचे नियम बनवता रजिस्ट्रार आपण जे आपण रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जे असतात त्यांना आपण बंधनकारक असतो, त्यांच्याकडून ते अप्रूव्ह करून घ्यायचे असतात. तर प्लीज त्यांच्याकडून अप्रूव्ह करून घ्या, परंतु कोणाला ऑस्ट्रसाइज करण्यासाठी नियम असू शकत नाहीत. हे इन्क्लुझिव्ह असले पाहिजेत, एक्सक्लुझिव्ह नाही. आपल्याला त्यांच्यापासून थ्रेट असणार नाही आणि आपल्यापासून त्यांना थ्रेट असणार नाही, हे मात्र निश्चित काळजी आपल्याला घ्यायची. राहिला प्रश्न पार्लर असेल, जिम्स असेल, याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की परत क्राउडिंग होऊ नये म्हणून ह्यांना थोडं डेफर करत आहोत, परंतु हे काही कायमस्वरूपी बंद करण्याच्या गोष्टी नाही आहेत. ह्या डेफिनेटली चालू होणार आहे. प्रश्न फक्त चालू होणार आहे की नाही हा नाही आहे, प्रश्न ते केव्हा आणि कशा होणार आहे त्यासाठी आपल्याला थोडीशी कळ काढावं लागेल, थोडीशी वाट बघावं लागेल, कारण आपल्याला त्या दृष्टिकोनातून वाटचाल करायची, बिहेवियर चालू करायचं आहे. मला वाटतं आपण सर्व त्या दृष्टीने प्रत्येकाने एक जर पाऊल टाकलं तर निश्चितच आपण 10 पावलं पुढचे उठू शकतो. त्या दृष्टीने आपण सर्वांनी काम करावं, सहकार्य करावं, हेल्दी राहावं, आवश्यक त्याच वेळेस घराच्या बाहेर पडावं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर आय थिंक कमेंट्स आहेत. हो. सर प्रश्न आपले संपलेले आहेत, पण काही पॉझिटिव्ह कमेंट्स आलेले आहेत आणि त्या लोकांची इच्छा आहे की ती तुमच्यापर्यंत पोहोचावी, म्हणून मी ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवते आहे. सचिन हवाले म्हणतात, आजपर्यंत आम्हाला नागपूर महानगरपालिकाच्या आयुक्तांचे नाव देखील माहिती व्हायचं नाही, पण आपण पहिले आयुक्त असे आहात ज्यांचे नाव आम्हाला त्यांच्या कार्यामुळे माहिती झाले. संकेत भट्टाचार्य म्हणतात, आम्ही नाशिकचे लोक आपल्याला मिस करीत आहोत. आपल्या प्रशासनिक कौशल्यावर आम्हाला गर्व आहे. याशिवाय अनेक जण म्हणतायत की सर आपल्या कार्याला सलाम, आपण आहात म्हणून आज नागपूर आटोक्यात आहे, सुरक्षित आहे. आम्ही आपल्या सूचनांचे अवश्य पालन करू. वी सपोर्ट TM. नाशिक, सोलापूर, मुंबई, नवी मुंबई तुमची गरज आहे, असे शेकडो मेसेजेस आणि कमेंट्स आपल्याला आज इथे आलेले आहेत. तर या चांगल्या पॉईंटवर, चांगल्या ह्याच्यावर आपण आजचे सेशन संपले असे घोषित करेल. थँक्यू. धन्यवाद. वी नीड युअर सपोर्ट. थँक्यू.